वेलकम बैक एक बार आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज हम लोग जहाँ कल हम लोगों ने छोड़ दिया था, अभी हम लोग डेटा नेटवर्क स्टार्ट कर रहे थे। तो उसी श्रृंखला में हम लोग आगे बढ़ेंगे। अभी हम लोग ने लास्ट सेशन में टेलीफोन नंबर सिस्टम के बारे में समझने की कोशिश की थी। और डेफिनेटली उसी चीज का मैं कोरिलेट करूंगा, क्योंकि हम लोग फील्ड वाले हैं तो फील्ड वालों की तरह ही बात करते हैं। क्योंकि हम अब टेलीफोन नंबर की जगह आईपी एड्रेस यूज करते हैं हर जगह। तो आज हम लोग उस पर फोकस करेंगे, और जो नया नेटवर्क है, द न्यू नेटवर्क, दिस इज ए डेटा नेटवर्क, वो किस तरह से सैम पेट्रोडा जी ने जब सलाह दिया तो पूरे प्रधानमंत्री जी उस समय तत्कालीन जो हमारे थे मनमोहन सिंह जी, उन्होंने पूरे इंडिया में एक पैरेलल में एक नई लाइन बिछाई गई जिसे हम लोग NIP 2 कहते हैं, जिसमें राउटर का मदद लिया गया। वो बेसिकली मेन राउटर वही थे। आजकल जो हमने पहले भी सेशन में ऑलरेडी ये बात हम लोगों ने कर लिया है। 1 मिनट। राउटर के बारे में हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया था, तो उसमें हम लोगों ने मैं ही पूछा था, और मुझे अच्छे से याद है आपसे पूछा था कि टाइगर बिस्किट, ठीक है ना। तो वो बेसिकली ये जो राउटर है ये वास्तव में रियल राउटर थे, जो पूरे हिंदुस्तान का ही नहीं, पूरे दुनिया का जो इंटरनेट है या जो कम्युनिकेशन है उसको हैंडल कर रहे हैं। आज जो भी कम्युनिकेशन हो रहा है वो राउटर के मदद से ही हो रहा है। राउटर का एक दूसरा नाम भी हमने आपको बताया था। राउटर इज आल्सो नोन एज द मिनी सुपर कंप्यूटर, ठीक है। तो जब 2004-05 में राउटर को प्रैक्टिकली हम लोगों ने खरीदा था, राउटर सारे वही थे, बट उनके यूज के हिसाब से उनकी कॉस्टली बहुत ज्यादा पड़ती थी, ठीक है। तो कैसे थे, मैं उसी के बारे में यहाँ बात करूंगा। मैं इसके लिए PPT शेयर करता हूँ। यस। जो नेटवर्क एलिमेंट जो यूज किए गए हमारे, जिसमें ये राउटर मॉडेम ये सब नई चीजें आई थी हमारे पास में, ठीक है। तो इसी में हमारे पास में जो नेक्स्ट आपका था राउटर। तो फर्स्ट टाइम BSNL को ही ये जिम्मेदारी दी गई थी कि देश के अंदर नए नेटवर्क का अरेंजमेंट किया जाए और डाला जाए। तो हमने 3 अलग अलग सीरीज का राउटर यूज किया था। और जो पहला राउटर इंडिया के अंदर यूज किया गया था वो सिस्को कंपनी का था, ठीक है ना। तो सिस्को कंपनी में जो मेन राउटर था, जो सबसे 3 अलग अलग कैटेगरी के, जैसे कोर राउटर, वो हमने सिस्को का 12,000 सीरीज का राउटर यूज किया था। और एक राउटर की कीमत उस समय 2 करोड़ रुपए थी। ऐसे कम से कम 550 राउटर पूरे हिंदुस्तान में अलग अलग लगाए गए थे। अभी मैं डायग्राम के माध्यम से समझाऊंगा उसको। दूसरा जो राउटर था, प्रोवाइडर एज राउटर, जिसे कभी हम लोग पी राउटर भी कहते हैं, कभी कभी पी राउटर भी कहते हैं। इसका एक नाम और है, आजकल बड़ा कॉमन नेम है, और आप उसको कह सकते हो ISP राउटर। ISP समझते हैं, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ठीक है ना। तो जो ISP के होते हैं उनके पास में ये राउटर ज्यादातर परमिटेड होते हैं। और तीसरा जो राउटर होता है नॉर्मली छोटे पावरफुल होते हैं। और ये आपका जो राउट ये था 7600 सीरीज का था। और जो इससे बिलो वाले जितने की भी सीरीज थे वो सारे हम लोगों ने कस्टमर एज राउटर के रूप में यूज करते थे। तो दिस राउटर ही जो अब पहला वाला राउटर है इसको हम लोग C राउटर भी बोलते हैं, कोर राउटर। कोर का नाम ही मेन राउटर। तो 3 अलग अलग राउटर की कैटेगरी यूज की गई। जो ये राउटर था इसकी कॉस्ट मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया कि दैट टाइम दिस इज एटलीस्ट 2 करोड़ की स्टार्टिंग थी। और ऐसे हम लोगों ने करीब मोर देन 547 के आसपास या 50 के आसपास, एग्जैक्ट फिगर याद नहीं है, लेकिन 550 के आसपास ऑल इंडिया में हमने राउटर लगाए थे। तो ये यूज किए गए थे, बड़ी लेवल पे इसका इस्तेमाल किया गया था। उसके बाद प्रोवाइडर एज राउटर में सबसे पहले तो BSNL ही आया, लेकिन उस टाइम पे हमारे पास एयरटेल का भी नेटवर्क था। और एक बहुत सारे उसमें प्राइवेट ऑपरेटर को ऑफर किया गया था, रिलायंस का भी था, टाटा का भी था, ठीक है। तो उनको प्रोवाइडर एज राउटर की मदद से आपको इंटरनेट देने की परमिशन दी गई थी। और कस्टमर एज राउटर, ये नॉर्मली राउटर जो है आपके कॉलेज कैंपस में लगा होगा, और जो भी पर्टिकुलर एरिया होता है वहां पे हम लोगों ने इसका इस्तेमाल किया, ठीक है। तो ये जो आपका राउटर था प्रोवाइडर एज राउटर, इसकी भी कीमत एटलीस्ट उस टाइम पे मिनिमम जो हम लोगों ने लगाया था सिस्को का 50 लाख के आसपास में था। और ये जो आपका जो लास्ट वाला जो है, ये इसकी स्टार्टिंग बता देता हूँ, 5 लाख से स्टार्ट था। ऑल राउटर आर द सेम, बट
उनकी एफिशिएंसी के हिसाब से, जैसे कंप्यूटर है, आप 25,000 में भी कंप्यूटर खरीद सकते हैं, और 5 लाख का भी कंप्यूटर खरीद सकते हैं, 1.5 लाख का भी खरीद सकते हैं। फिर डिफरेंस क्या होता है, उसकी प्रोसेसर स्पीड, उसका हार्ड डिस्क, उसका जो आपका मेमोरी कार्ड है या उसकी एफिशिएंसी है, उसके अकॉर्डिंगली करते हैं। अल्टीमेटली काम सभी का उसे है। या फिर कह सकते हो कि स्कूटर है या बाइक है, आप 50 सीसी का बाइक खरीद लो, 80 सीसी का खरीद लो, 100 सीसी का, 200, 300 खरीद सकते हैं। ठीक है, अल्टीमेटली है तो बाइक ही, लेकिन जैसे सीसी बढ़ाएंगे तो बाकी खर्चे बढ़ जाते हैं। तो अगर ये जो राउटर है आपके, अगर एक पर्टिकुलर विशेष छोटे मोटे काम के लिए अगर मैं कोर राउटर लगाऊंगा तो बहुत महंगा पड़ेगा। तो ऐसा नहीं है कि कोर राउटर को हम कस्टमर राउटर यूज नहीं कर सकते, लेकिन उसके लिए बहुत माल पानी होना चाहिए, कहते हैं बहुत ज्यादा मनी होना चाहिए। ठीक है, बाकी जो प्राइवेट कंपनी ने यूज किया था, लेकिन कोर राउटर केवल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने केवल बीएसएनएल को परमिट किया है, और भारत नेट के नाम से ये पूरे हिंदुस्तान में इसका प्रोजेक्ट चल रहा है। और इसमें वाजपेयी साहब ने ही कहा था, और उसके बाद जब हमारे प्रधानमंत्री जी सन 2014 में मोदी साहब बने, तो उनको भी इस चीज की महत्व समझ में आई, तो उन्होंने कहा पूरे हिंदुस्तान में 20 किलोमीटर का फाइबर बिछाया जाएगा, क्योंकि ये राउटर फाइबर के कनेक्टिविटी से प्रॉपर जुड़े हुए थे। तो ये अगले डायग्राम में आपको समझ में आएगा। देखिए आपके सामने मैंने बनाया है। ये अभी मैंने एक मतलब लोकेशन बिल्कुल राइट है, लेकिन जो मेन मेन डायग्राम है, मैंने मेन राउटर का ही मैंने जो हेल्प लिया है यहाँ पे। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो कोर राउट दिस राउटर इज द कोर राउटर, यानी दिस इज द मेन राउटर। कहाँ कहाँ लगाया गया? दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, चेन्नई और कोलकाता। ठीक है, और सन 2014 में जब हमारे मोदी साहब प्रधानमंत्री है, तो उन्होंने एक कोर राउटर और एक्सटेंड किया नॉर्थ ईस्ट में, दिस इज अगरतला। ठीक है, अगरतला में ये वाला यहाँ है, अगरतला में कोलकाता। और ये सारे राउटर आपस में एक दूसरे से ऑप्टिकल फाइबर से जोड़े गए हैं ये। ठीक है, दिस इज ऑल्सो नोन एज NIB2, नेशनल इंटरनेट कोर राउटर। और सारे बड़े बड़े शहरों में लगाया गया। और इसमें ये कहा गया कि ये जो कोर राउटर है, इसका और भी नाम है। अब तो जब से PPP मॉडल आया तो प्राइवेट कंपनियों को भी परमिशन दी गई, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उन पे कंट्रोल नहीं है। कंट्रोल गवर्नमेंट ने रखा है, तो इसका एक्सेस रखा हुआ है। और इन सभी का जो हैंडलिंग है वो BSNL के पास में बेंगलोर में है। बेंगलोर का जो राउटर है में सारे हैंडलिंग है। इवन गवर्नमेंट ने अगर उस नेटवर्क पे इंटरनेशनल कम्युनिकेशन नहीं रखा हुआ है, तो उस नेटवर्क पे वो बिना इंडिपेंडेंट भी वो लोग लगा सकते हैं, प्राइवेट कंपनी लगा सकती है। मतलब पॉलिसी बनाया हुआ है कि सिक्योरिटी कहीं ब्रीच ना हो। ठीक है, कम्युनिकेशन में कहीं कोई ब्रीच ना हो। तो दिस इज द कोर राउटर। ओवरऑल मैं कहूँ कि PPP मॉडल इम्प्लीमेंटेड है, लेकिन जो कोर राउटर है किसी भी कंपनी को लगाने की परमिशन नहीं है, लेकिन उनकी मदद जरूर ली गई है पैसों के लिए और काम को तेजी से बढ़ाने के लिए। लेकिन ओवरऑल कहा जाए तो गवर्नमेंट की 100% है, और इसमें परमिशन अनिवार्य रूप से जरूरी है। ठीक है, उसके बाद आता है दिस इज नेशनल लाइन, जिसको हम लोग टेक्निकल भाषा में MPLS बोलते हैं। सर ये हमने सारे जो फाइबर आपस में जोड़े हुए हैं, दिस इज द कंप्यूटर। तो अगर मैं आपसे पूछूं कौन सा टोपोलॉजी है, बुक्स में तो बहुत आसानी से पढ़ते हैं ना, स्टार मेश, एक चार कंप्यूटर जोड़ लिया, सीरीज जोड़ ब्रिज। ठीक है, लेकिन रियल में जो नेटवर्क है ये कौन से मेश टोपोलॉजी है, या स्टार है, ब्रिज है, इसका थोड़ा सा आइडिया है? इस टोपोलॉजी को क्या बोलते हैं? यस सर, राजेश सर। आइडिया नहीं सर, स्टार बोलना चाहिए इसको। बहुत आइडिया नहीं स्टार है है। हमें। दिस इज द मेश टोपोलॉजी सर। हर एक राउटर यानी हर एक कंप्यूटर बाकी जी। सभी से जुड़ा मिलेगा। जी। ठीक है, तो दिस इज द मेश टोपोलॉजी। ऐसा क्यों किया गया? किसी कारणवश अगर ये केबल कट जाए, और ऐसा नहीं कि अकेला, ये तो मैंने एक बनाया है, एक साथ कम से कम मिनिमम तो लगे ही लगे हैं। एक अगर डाउन होता है दूसरा चलता है, एक राउटर के अंदर भी डबल होता है, हर राउटर के अंदर भी डबल चीजें होती है। ठीक है, उसमें से एक फेल होता है, अगर दोनों ही फेल हो जाए तो दूसरा राउटर काम करने लगता है। ठीक है, और किसी वजह से दिल्ली से मुंबई की लाइन फाइबर है वो कट गया, ब्रेक हो गया, या सिस्टम फेल हो गया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि कम्युनिकेशन बंद हो जाएगा मुंबई का। वो वाया कोलकाता भी जा सकते हैं, वाया बेंगलोर भी जा सकते हैं, वाया चेन्नई भी जा सकते हैं। तो दिस टोपोलॉजी इज द मेश टोपोलॉजी। ये 24 घंटे ऑन रहने वाली व्यवस्था की गई है। इसके बाद जो सेकेंड ऑप्शन आता है, जो लोग इंटरनेट प्रोवाइड करते हैं, राइट। इंटरनेट कौन प्रोवाइड करता है?
बीएसएनएल, बीएसएनएल तो एक बड़ी तो है ही नेटवर्क, उसके बाद एज आईएसपी, आईएसपी के रूप में बहुत अच्छा इमेज नहीं है, कस्टमर को गालियां देते रहते हैं। वो लॉजिक सी बात है कि वो उनके हिसाब से उतनी सुविधाएं आज की डेट में नहीं है। दूसरा आपका रिलायंस है, टाटा है, एयरटेल है, बहुत सारे जो आईएसपी, उन्हें आईएसपी कहते हैं जो, तो उनको प्रोवाइडर एज राउटर लगाने की परमिशन है, और प्रोवाइडर एज राउटर को कोर राउटर से जोड़ा गया है। ठीक है। तीसरा अब इसके बाद प्रोवाइड, इसके बाद यहाँ से जो कंपनी है प्राइवेट, वो किसी भी शहर में, किसी भी एरिया में लाइसेंस है तो अपने हिसाब से नेटवर्क बिछा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। लाइसेंस की जरूरत होती है और थोड़ी परमिशन की जरूरत होती है, उसके बाद वो सारा काम कर सकता है। खूब फाइबर डाला गया, आपने देखा भी होगा पिछले 8 से 10 सालों में खूब फाइबर जबरदस्त, जहां भी देखेंगे गड्ढे को खूब फाइबर, हर कंपनियों ने फाइबर डाला। ठीक है ना। बीएसएनएल की लाइन तो पहले से मौजूद थी, इसलिए उसको दिखाई नहीं दिया होगा लोग, लेकिन ऑलरेडी अवेलेबल बीएसएनएल की जो फाइबर लाइन है बहुत, हर एक चेंज में, हर एक चेन दूसरे एक चेन से फाइबर से जुड़ा है, ऑलरेडी हमने टेलीकॉम नेटवर्क में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है। तो हमारे तो फाइबर पहले से बिछे हैं, हाँ बस अब था कि घरों तक फाइबर पहुंचाया जाए, वो एक अलग नया सेशन स्टार्ट हुआ है। नया काम हुआ है कि सभी घरों में फाइबर ले, क्योंकि सभी को हाई स्पीड इंटरनेट की जरूरत है आज की डेट में। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट। ये तो रहा, ये चीज हमने व्यवस्था करने के बाद धीरे धीरे अब जरूरत थी कि लोकल लेवल पर लोगों के घरों में, ऑफिसों में आपका इंटरनेट दिया जाए। तो वो कैसे पहुंचाया जाए? तो ये कस्टमर एज राउटर आपको, जैसे मान लीजिए आपका कॉलेज है, पॉलिटेक्निक कॉलेज है, ठीक है। पॉलिटेक्निक कॉलेज के अंदर आज से 10 साल पहले, अगर मैं बात, 10 साल भी मैंने बहुत ज्यादा पहले बता दिया, 2015 तक, ठीक है ना, हाँ 10 साल तो हो गया ऑलमोस्ट, 2015 तक आपके कैंपस में अगर इंटरनेट की सुविधा दी गई हुई, अब ज्यादातर पॉलिटेक्निक कॉलेज थोड़ा शहर से दूर बने हुए, अदरवाइज कोई कोर सिटी के अंदर कोई पॉलिटेक्निक कॉलेज बना होगा, अगर वो इंटरनेट दे रहा होगा, या किसी भी इंजीनियरिंग कॉलेज में चले जाए, अगर वो इंजीनियरिंग कॉलेज में पहले एडमिशन होती तो कहते थे हमारा कॉलेज वाईफाई कैंपस है, 100% इंटरनेट है, हॉस्टल में इंटरनेट है, सारी जगह दी हुई है, वो बोलता होगा। ठीक है ना। तो वो जो इंटरनेट है, अगर मान लीजिए आप ही, आपको मैं सिंपल सा एग्जांपल दूं, अगर आपको ये कहा जाए कि आप अपने कॉलेज के अंदर सभी हॉस्टल में रहने वाले छात्र, सभी ऑफिस में काम करने वाले लोग, और वाईफाई के माध्यम से सबको इंटरनेट देना है, तो आप क्या करेंगे? ठीक है, तो इसके लिए बहुत आसान काम है। आप क्या करेंगे, सबसे पहले एक कस्टमर एज राउटर आप परचेज करेंगे। ठीक है। परचेज भी कर सकते हैं, और जिस कंपनी से आपने लाइन लिया है उससे आप किराए पे भी ले सकते हैं। ठीक है, दोनों कर। फिर कस्टमर एज राउटर से फिर यहाँ पर आप केबल निकालकर स्विच के माध्यम से, ये सब लैन केबल, दीज आर द लैन केबल, लैन के केबल के बारे में और मैं बात करूंगा भविष्य में। ठीक है, दीज आर द लैन केबल। ठीक है, केबल आल्सो नोन एज द लैन केबल, वो भी हम बात करेंगे और थोड़ा सा एक्सप्लेन डिटेल में आपसे। तो ये लैन केबल के माध्यम से आपको स्विच जोड़ेगा, एक स्विच से आप दूसरा स्विच जोड़ सकते हो। ठीक है। और स्विच में कुछ नहीं होता, यहाँ से केबल निकालकर आप कंप्यूटर जोड़ सकते हो। ठीक है। अब क्या हुआ कि सन 2016 में रिलायंस पहली कंपनी थी, जियो, जिसके बारे में बात करें, जिन्हें इस लाइन पर मोबाइल लाइन को जोड़ने की परमिशन दी है। अगेन आई रिपीट, रिलायंस इज द फर्स्ट कंपनी जिसको गवर्नमेंट ने एज ए जियो, जियो कहते हैं ना आप लोग, उसको परमिशन दी गई कि इस नए लाइन पर वह मोबाइल कम्युनिकेशन करा सके। ठीक है। तो रिलायंस ने क्या किया कि इसी लाइन पे यहां से एक टावर लगाया। ठीक है। और आपका जो फोन है स्मार्टफोन, ठीक है, और उसको वाईफाई के माध्यम से जोड़ दिया। ठीक है, दिस इज वाईफाई के माध्यम से आपको जोड़ दिया। तो आपका ये जो फोन था रिलायंस जियो वाला, अब ये फोन पहला डिजिटल फोन था जिसमें इंटरनेट, दिस लाइन इज इंटरनेट लाइन, यानी टेलीफोन बाद में हो गया। उसके पहले की जितनी लाइनें थी जो हमने हमने डिस्कस किया, उसमें अ, आपका टेलीफोन पे बात करना फर्स्ट प्रेफरेंस था, और इंटरनेट तो हमने बाद में दिए उसी लाइन पे। ठीक है। लेकिन इस वाले में क्या हुआ कि इसमें इंटरनेट लाइन थी, कंप्यूटर से कंप्यूटर जोड़ने के लिए उन्होंने वो आपका, इसीलिए आपने देखा होगा कि अगर पुराना जियो फोन आज भी अगर आपके पास में, अगर उन्होंने अपग्रेड नहीं किया है, अगर आपके पास सुविधा मौजूद है, तो आप जब जियो से कॉल करते हैं तो उस दौरान आपका इंटरनेट बंद हो जाता है, हाँ इंटरनेट बंद हो जाता है, राइट। ठीक है। लेकिन अगर पुराने लाइन का, अगर आपके पास 3G सेवा है, सारे से अवेलेबल थी, उस पे आप इंटरनेट भी उसी टाइम कर रहे होते और टेलीफोन भी आपका चल रहा होता है। ठीक है ना, क्योंकि आप टेलीफोन लाइन पे इंटरनेट कर रहे थे, ये डिफरेंस था दोनों में। ठीक है। तो दिस इज द फर्स्ट, और इसका फायदा उठा क्योंकि भाई
टावर से लेके कस्टमर जुड़ा, और ये सारी जो लाइन है, अब ये सब फाइबर है। जब फाइबर है तो फाइबर में तो स्पीड तो सुभान अल्लाह कहते हैं ना, बहुत अच्छा। ठीक है, इसीलिए फटाफट जितनी जीबी देना चाहिए तो दे सकते हो, और मेन लाइन से जुड़ गए आप। ठीक है, तो ये उसका हमको फायदा मिला। ठीक है, इसके बारे में और बात करेंगे। ठीक है, अब हम बात करेंगे, थोड़ा सा यहाँ पे ऐड ऑन करते हैं। लैन मैन कैन, अगर आप में से थोड़ा सा टेक्निकल जानकारी आप में से कुछ लोग, सभी सभी लोग को तो मैं नहीं कहूंगा, 3 लोग तो मैंने डिस्कस किया था, अगर टेक्निकल जानकारी होगी तो ये कैंपस के अंदर ये सब नेटवर्किंग जो की गई, जैसे मैंने बोला मेश टोपोलॉजी हो गया, तो वैसे ही लैन मैन जो और भी होते हैं। तो सर मैं जानना चाहूंगा कि कभी आपने लैन मैन अपने बच्चों को पढ़ाया है क्या, पटवेदी सर? नहीं सर, पढ़ाया तो नहीं है। हाँ, तो जो सिलेबस में कभी नहीं रहा, लेकिन लोकल एरिया अच्छा, आप में नेटवर्क। से कोई पढ़ाया, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, थोड़ा सा आप में से कोई है जिन्होंने कभी लैन मैन कैन सैन पढ़ाया हो? ये आज भी फिजिक्स में अगर नहीं है सर। प्रैक्टिकल बात ये करो। हाँ, फिजिक्स में आज, नहीं, इलेक्ट्रॉनिक्स का पार्ट है ये। अच्छा सर, कोई नहीं। सर मैं आज भी बात करूं, अगर कि अगर आप भी स्कूलों में, आपके कॉलेज में अगर बच्चों से पूछा जाए टाइप्स ऑफ एरिया नेटवर्क लिखो, ठीक है, और एज ए प्रोफेसर आप भी होते, मैं भी होता, तो जो होता है रियल में, तो मैं ही लिखते कि अगर हम कहते हैं टाइप्स ऑफ एरिया नेटवर्क लिखो, तो बच्चे खूब लिखते हैं। कोई लिखेगा लैन, कोई लिखेगा मैन, कोई लिखेगा कैन, कोई लिखेगा वैन, वाइड, ठीक है, कोई और लिखेगा वी लैन, ठीक है ना, कोई और लिखेगा सैन, ठीक है। जितने होता है ना लोकल एरिया नेटवर्क, कुछ कुछ लोग कहते हैं पैन, पर्सनल एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, कंट्री एरिया नेटवर्क, ठीक है, वर्चुअल लोकल एरिया नेटवर्क, स्टेट एरिया नेटवर्क, ठीक है ना, ये सब है, डिफिनेशन है। तो जितना ज्यादा लिखेगा खुश होता है, ठीक है ना, इसमें कोई डाउट नहीं है, डेफिनेटली ये सब चीज थे। लेकिन मैं आज अगर जानना चाहूँ कि लैन वास्तव में होते हैं, मैन होते हैं या नहीं होते हैं, क्या होते हैं, अवेलेबल हैं या सैनो, थोड़ा सा कुछ भी आइडिया है इसके बारे में सर? है भी एनी आइडिया? ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, इसी से आपको तुरंत समझ में आ जाएगी इंटरनेट की दुनिया क्या है। नहीं है? ठीक है, कुछ ओके, ओके। सर मैं आज प्रैक्टिकल भाषा में था, अगर 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 इंजीनियरिंग बच्चों से अगर बात किया जाए जो इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे होते हैं, ठीक है ना, उनके सब्जेक्ट में होता है कंप्यूटर नेटवर्किंग। अगर उनसे ये पूछा जाए, आज भी पूछिएगा ध्यान से, फैकल्टी से भी पूछिएगा, मैं उनसे बात नहीं कर रहा, फैकल्टी की भी बात कर रहा हूँ। अगर फैकल्टी ने इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग या उन्होंने प्रैक्टिकल एक्सप्लोर नहीं किया, तो आज भी वो उसी बुक्स की जो नॉलेज है, वही जो गूगल की नॉलेज है, उसी को एक्सप्लोर करेंगे, उनमें भी कोई इनकी कोई नहीं। लेकिन मैं आपको प्रैक्टिकली बताता हूँ, मैं यहाँ पे प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ कि रियल में है या नहीं। बुक्स के अनुसार, अगर हैंडआउट के अनुसार बात करें, ठीक है, तो लैन जो होता है, विद इन कैंपस, लैन जो डेफिनेशन होता है विद इन कैंपस, ठीक है ना, कैंपस होगा, और मीटर फ्यू मीटर्स की इसका डिस्टेंस कवर करेगा, ठीक है ना, फ्यू मीटर, 100 मीटर, 500 मीटर, ज्यादा से ज्यादा 1 किलोमीटर कह सकते हो। ठीक है, ये बुक्स की डेफिनेशन है। लैन लोकल एरिया नेटवर्क है कि आपका कॉलेज कैंपस है, उसमें जितने भी कंप्यूटर जोड़े गए हैं, सब बाय डिफॉल्ट लैन के अंदर कहला जाएंगे, कंप्यूटर हो या मोबाइल फोन से जुड़ रहे हो, सब आप एक ही लैन के इंटरनेट है। ठीक है, ये अभी तक की डेफिनेशन थी, पहले भी थी, ठीक है ना, और अभी भी एग्जाम और परीक्षाओं में भी यही लिखना पड़ता है, क्योंकि बुक में भी यही है। लेकिन आज जो डेफिनेशन है फील्ड के अनुसार, लाइन इज नथिंग, लाइन का मतलब होता है आपका राउटर, आपका जो ये कस्टमर एज राउटर है, कस्टमर वाला, ठीक है, इस राउटर का ये जो आपका लैन पार्ट है, ये इससे निकला एक लैन केबल, एक लाइन को रिप्रेजेंट करता है। जैसे इससे केबल निकला, स्विच लगाए, स्विच आप कितना भी स्विच लगाते चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं, 10 स्विच लगा दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है, हर जगह कंप्यूटर जो, तो दीज ऑल आर द सेम लाइन, ये सब एक ही लाइन कहलाएंगे, दीज ऑल आर द सेम लाइन, ठीक है ना, ये नो डाउट इसमें है। मैंने क्या बोला, कस्टमर एज राउटर का एक केवल, पहले क्या होता था, टेलीफोन लाइन से ही हम इंटरनेट करते थे, क्योंकि एक कंप्यूटर मेरठ में है, एक कंप्यूटर मान लीजिए, या ऐसे एग्जांपल समझिए, एक कंप्यूटर लखनऊ में है और एक कंप्यूटर कानपुर में है, अगर उन दोनों कंप्यूटरों के बीच में कम्युनिकेशन कराया जाए, इंटरनेट तो सिंपल है,
कि दो कंप्यूटरों के बीच का कम्युनिकेशन, दैट इज इंटरनेट। लेकिन शहर बदल जाए तो कम्युनिकेशन कराया जाए तो कैसे कराएंगे? सीधी सी बात है, उन कंप्यूटर को उस कंप्यूटर से जोड़ना अनिवार्य है। वो जब तक जुड़ेंगे नहीं, कम्युनिकेशन नहीं होगा। तो ये तभी संभव है जब उस कंप्यूटर से उस कंप्यूटर के बीच में केबल डाल के जोड़ा जाए। अब जब पहली बार इंटरनेट जब यूज कराना शुरू किया था तो हम मैं भी उसी में था, जब मैंने बोला था ना 21 लोग, तो मुझे भी नहीं आता था। तो उस समय हमें जब ट्रेनिंग दी गई ना, तो मुझे वो आपका याद आ गया, हो सकता है क्योंकि आपके लिए थोड़ा सा उस वाले फील्ड से है तो आपके लिए थोड़ा इंटरेस्टिंग लगे। तो उसमें मुझे सबसे पहले एक सिंपल सा एक ब्लैंक पीपीटी ले लेता हूँ, ताकि मैं अपना अनुभव शेयर कर रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, अगर इंजीनियरिंग फील्ड के होते ज्यादा डीप वाले तो मैं शायद नहीं बताता, लेकिन मुझे लगता है कि आपको बताना चाहिए, जिससे आपको भी चीजें उतनी आसान लगे जितने मुझे आसान लगती है। ठीक है। जब वो 21 लोग सेलेक्ट किए गए ना, तो उसमें सबसे पहला काम हम मुझे जो दिया गया था, कि मैं उसमें पोस्टिंग था बड़ौद। बागपत जिला है, बागपत जिले के अंदर बड़ौद। उस समय बागपत जिला नहीं हुआ करता था, उस समय मेरठ के अंदर ही हुआ था। तो बाद में नया नया बागपत जिला बना था, और बड़ौद टेलीफोन एक्सचेंज में मेरी पोस्टिंग की गई थी। तो उस समय उन्होंने बैकग्राउंड चेक किया होगा। ठीक है, तो उन्होंने 5 लोगों को सेलेक्ट किया। और दैट टाइम डिपार्टमेंट में कंप्यूटर साइंस की भर्ती बहुत बाद में की गई। बहुत आए तो वैकेंसी आते थे लोग, इन्होंने 2000 जब बीएसएनएल की भर्ती शुरू की इन्होंने एज ए जेटीओ। ठीक है ना सर? ने आपने कब दिया था सर जेटीओ, राजेश सर? आपने और कब वाली बैच थे 98 में गए थे। 98 में गए थे ना? जी ठीक है, जी। तो उस समय 98 में जब जेटीओ भर्ती किए होंगे ना उस टाइम पे। डीओटी था ठीक है सर। ना? हाँ, उस समय डीओटी था, दैट टाइम में डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन। जी। ठीक है। तो उस समय जब मेरी भर्ती हुई तो उस समय ज्यादातर जो बैकग्राउंड होते थे, नौकरी जमा की जाती थी सन 2000, जब तक बीएसएनएल नहीं बना, तो कंप्यूटर साइंस की भर्ती नहीं होती थी। रेडियो इंजीनियरिंग, एमएससी इलेक्ट्रॉनिक्स, आपका इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग, बट कंप्यूटर साइंस की भर्ती नहीं होती थी। ठीक है। और डेफिनेटली जब वो 5 लोग सेलेक्ट किए गए ना, एक उसमें से आईटीएस थे, इंडियन टेलीकॉम सर्विसेज। पहले एक आईएएस फील्ड से भी एक आते थे, प्रशासनिक लोग उसमें लिए जाते थे शुरुआती दौर में। ठीक है, तो एक आईटीएस थे, एक आईटीएस थे, दो जेटीओ थे, जेटीओ में एक मैं भी था, और एक और हमारे साथी थे, और एक जो बंदा सिलेक्ट किए गए थे, जो, तो अनफॉर्चुनेटली 5 में से जो आईएएस थे वो तो थे नॉन टेक्निकल। ठीक है, बाकी सभी लोग इलेक्ट्रॉनिक्स के। ठीक है, तो हमें ये बोला गया कि आप लोग सेलेक्ट किए गए हैं और आपका बैकग्राउंड चेक किया गया। हम लोग तो नए थे इसलिए सेलेक्ट किया, वो मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि नए लड़के हैं तो उनको लो और काम कराओ। लेकिन बाकी लोग का बैकग्राउंड का, वो भी मतलब हमें से किसी का कंप्यूटर साइंस का बैकग्राउंड नहीं था, तो हमें कोई लेना देना नहीं था। लेकिन सेलेक्ट किया गया और कहा गया ये प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का स्पेशल वो था उस टाइम पे, कि ऑनलाइन करना है। उन्होंने कहा एलआईसी ऑफिस को ऑनलाइन करना है। एलआईसी में जो पेमेंट होता है वो बागपत जिले का, पूरे मेरठ जिले का पेमेंट मेरठ के एक कंप्यूटर में करना है, उन्होंने ही बोला। अब हमारे तो समझ में आया नहीं, क्योंकि उस समय तो सैलरी जो लेते थे, याद होगा, पहली सैलरी बैंकों से नोट में भर के आते थे। आज सैलरी दिवस है, एक रेवेन्यू टिकट कटता था, फिर हम लोग सैलरी लेते, फिर बैंक में अकाउंट लगा। लेकिन उसके बाद ऑनलाइन सिस्टम शुरू हुआ, तो ऑनलाइन सिस्टम का एक मैं पार्ट था। मुझे पहली बार मुझे जिम्मेदारी दी गई, और जिम्मेदारी ये था कि माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी उसमें प्रधानमंत्री थे। उन्होंने कहा कि मेरठ के अंदर या देश के अंदर जो जो एरिया उन्होंने सेलेक्ट किया था, मैं मेरठ में था तो मेरठ की बात कर रहा हूँ, कि वहां पे जितने भी एलआईसी ऑफिस हैं उनका जो पेमेंट है काउंटर का, वो सीधा मेरठ के उसमें जमा हो जाए। ठीक है, तो फिर आप लोग का ये काम करना है कि मेरे जितने भी कंप्यूटर हैं बरौट के, जो भी कैश काउंटर है, वो मेरठ जोड़ना है। ठीक है। ठीक है, और इसके लिए आपको 15 दिन की ट्रेनिंग दी जाएगी, और उसके बाद आपको 5 दिन का टाइम दिया जाएगा इस चीज को इम्प्लीमेंट करने का। क्योंकि प्रधानमंत्री का प्रोजेक्ट था, तो हम लोग बड़े खुश हुए कि दीदी बिग प्रोजेक्ट, मतलब एक बड़ा है, देश में नाम होगा कि हम लोग काम कर रहे हैं। ठीक है, तो उसके पहले मेरी ट्रेनिंग होनी थी। अब जब ट्रेनिंग होनी थी वही चीज मैं यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ। तो सबसे पहले हमसे ही पूछा गया, क्योंकि हम लोग कंप्यूटर साइंस के, सबसे पूछा, भाई आप ये बताएं कि आपको इंटरनेट के बारे में जानते हैं? तो हमने सबने एक ही बात में बोला, नहीं हम नहीं करते, हमें नहीं बनती। थोड़ा बहुत हम लोग साइबर कैफे में उस समय शुरू हुआ था, चैटिंग वेटिंग कर लेते थे, याहू चलता था उस टाइम पे। बाकी हमें कुछ नहीं पता इंटरनेट के बारे में। ठीक है, क्या कोई बात नहीं। तो अभी पहले पहले हम आपको इंटरनेट सिखाएंगे। ठीक है, इंटरनेट का मतलब सिखाएंगे। तो उन्होंने 4 कंप्यूटर मंगाए,
और उन्होंने कंप्यूटर रखा का ये कंप्यूटर ये है। अरे कंप्यूटर रन अप करने आता है? तो हम लोग हाँ सर, थोड़ा बहुत हम लोगों ने अपने इंजीनियरिंग के टाइम में पढ़ाई किया था, उस समय नए में व्हाइट कलर के बड़े बड़े आते थे। लेकिन हम लोग चूंकि इलेक्ट्रॉनिक्स से तो बहुत ज्यादा फोकस नहीं किया, और हमें मालूम नहीं कि हम लोगों ने पास कैसे किया, क्योंकि हम लोग एक्चुअली कंप्यूटर पर दिमाग में ये आता कि कुछ सॉफ्टवेयर होगा। ठीक है, तो हमने कभी किया नहीं। तो यार कोई बात नहीं। तो उन्होंने दो कंप्यूटर मंगाए, और उस टाइम पे उन्होंने कहा इंटरनेट समझने के लिए सबसे पहले इन दोनों कंप्यूटरों को जोड़ना सिखाया। उस समय आज की तरह यूएसबी पोर्ट नहीं था। उन्होंने अलग से एक कनेक्टर मंगाया था, RS-232 बोलते हैं उसको। टेक्निकल नाम है RS-232। ये नाम इसलिए नहीं लेना चाहता कि फिर कंफ्यूजन हो जाता है। आप ये समझिए कनेक्टर लगाया, स्पेशल कनेक्टर होते थे। फिर इन दोनों कंप्यूटरों को उन्होंने जोड़ना सिखाया, और ये जोड़ने में भी कम से कम 3 से 4 घंटे लगे। हाँ तो बड़ा आसान है ना, खोलो हॉटस्पॉट, खोलो ब्लूटूथ, बड़ा आसानी जुड़ जाता है। लेकिन उसमें इस कंप्यूटर को जोड़ने, जब जुड़ गया तो मैंने कहा कि अब आप 3 काम कर सकते हो। जब इतना ये जुड़ा नहीं, आप इस जब जुड़ने के बाद ही कर सकते हो। आप इस कंप्यूटर से, ये आपका कंप्यूटर मान लीजिए, कंप्यूटर, ये कंप्यूटर ये है और ये बी है। जैसे आप जुड़ गए तो आप इस काम दो कर सकते हो। ठीक है। ए से पहले एक टू, बहुत रफ भाषा में बोला उन्होंने कहा, 2C पहला काम आप कर सकते हो, 2C। मैंने कहा 2C क्या होता है बताएंगे। फिर दूसरा उन्होंने कहा 2 टेक, आप 2 टेक कर सकते हो, ले सकते हो। और 2 गिव, आप दे सकते हो। ठीक है। अब उनका मतलब समझाने की कोशिश की। उन्होंने कहा जब आपने इस कंप्यूटर को इससे जोड़ा, इस कंप्यूटर को आपने इससे जोड़ा, तो जब ये लाइन जुड़ गई तो आप अपने कंप्यूटर से इस कंप्यूटर के अंदर जाकर सारी चीजें देख सकते हो। इसको बोलते हैं 2C। ऐसे ही इस कंप्यूटर से कंप्यूटर के अंदर जाकर देख सकते हो। दूसरा काम, इस कंप्यूटर में कोई चीज है जो आपको पसंद आ गई, उसकी कॉपी उठा के यहाँ पे ला सकते हो, 2 टेक। और तीसरा चीज, आपके पास में कोई अच्छी सी चीज है, आप इसको उठाकर उस कंप्यूटर में डाल सकते हो, 2 गिव। ये 3 चीज है। फिर उन्होंने कहा टेक्निकल नाम, इन्हीं तीनों को इंटरनेट कहते हैं। इंटरनेट इन नथिंग, देयर आर 2 कंप्यूटर। जब उनको बीच में कनेक्शन बनाना है सबसे पहले, फिर एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में, ये तीनों गतिविधियां हैं, यही इंटरनेट कहलाता है। और उन्होंने इसका नाम बताया, उसी को आप कह सकते हो नेट सर्फिंग। नेट सर्फिंग इन नथिंग, पूरे दुनिया में जितने भी कंप्यूटर हैं, आप जाकर उनको विजिट कर सकते हो, देख सकते हो, दैट इज नेट सर्फिंग। दूसरा काम 2 टेक। ठीक है ना। 2 टेक का मतलब है कि आप उस कंप्यूटर से कुछ ले सकते हो, यानी कि दिस इज अ डाउनलोड। जिसे बोले डाउनलोड, आप उसे डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है। और 2 गिव का मतलब अपलोड, आप भेज सकते हो। तो दिस इज अ 3, और दिस इज नोन एज द इंटरनेट। इन्हें इन्होंने इंटरनेट का नाम दिया। ठीक है। तो इस चीज को समझने में पूरा अब करके दिखाया भी उन्होंने कि देखो कैसे मैं अपने कंप्यूटर से कोई चीज भेज रहा हूँ, सेंड रिसीव, वहां पे क्या क्या चीजें हम देख सकते हैं, फाइल खोल सकते हैं, बड़ा मतलब बहुत है। पूरा दिन लग गया, हमें बड़ा अच्छा लगा कि फर्स्ट टाइम भाई इंटरनेट का मतलब जिंदगी में पहली बार आया। पहले हम लोग चैटिंग बहुत करते थे, लेकिन अब हमें काम क्या था कि बागपत और बड़ौद के जितने भी करीब 11 LIC काउंटर थे अलग अलग लोकेशन में, जिनके कैश काउंटर, जिनके कनेक्शन बनाने थे मुझे, मेरठ का जो है सर्वर, जो मेन सर्वर था। ठीक है। तो पहले दिन हम, जब चूंकि एक टारगेट की तरह दिया गया था, तो पांचों लोग शाम को आराम से वहां पे खाना खा रहे थे डिनर पे। और फिर हमारे दिमाग में एक फिर सवाल आया, अरे ये तो बड़ा आसान था, 2 कंप्यूटर पास में रखो और जोड़ दो, चला जाएगा। लेकिन हमारे समझ में ये नहीं आ रहा कि एक कंप्यूटर तो यहाँ है बड़ौत में, एक कंप्यूटर मेरठ में है, और एक कंप्यूटर बागपत में है। मेरठ वाला 60 किलोमीटर की दूरी पे है, और बागपत वाला करीब 40 किलोमीटर की दूरी पे है। तो वहां तक क्या हम केबल डालेंगे? ये दिमाग में बड़ा बहुत बड़ा क्वेश्चन था हमारे। फिर इस क्वेश्चन को जाते ही अगले दिन फिर वो ट्रेनर साहब आए। ट्रेनर साहब ने पूछा, वो एक्चुअली इंडियन नहीं थे, वो बाहर के थे, स्टीफन बी ड्राउन नाम था उनका। और उनकी बड़ी पॉपुलर किताब भी है, बीएसडीएल की। बीएसडीएल की किताब है, स्टीफन ब्राउन। ठीक है ना, बड़े पॉपुलर, उन्होंने गवर्नमेंट ने खर्चा करके बुलाया था हम लोग के लिए। ठीक है। उन्होंने नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा कि ऑल एनी एनी क्वेश्चन, एनी डाउट, कि आपके पास कोई प्रश्न है, क्या आप पूछना चाहते हैं? तो उन्होंने कहा, हम लोगों ने कहा सर हमें तो कल बहुत अच्छा लगा, लेकिन एक चीज नहीं समझ में आ रही है
कि एक कंप्यूटर यहाँ है और आप कह रहे हैं कंप्यूटर मेरठ में है, इन दोनों कंप्यूटर को जोड़ने के लिए केबल कैसे बिछाए? तो हमारी ये सवाल सुन के हंस पड़े और उन्होंने कहा आपको केबल नहीं बिछाना है भाई, टेलीफोन लाइन बिछी है, टेलीफोन की जगह कंप्यूटर लगाना। अब वो दिन है और एक आज का दिन है, मैं पूरी पिक्चर क्लियर है, इंटरनेट इज नथिंग, टेलीफोन लाइन का ही डाइवर्जन हुआ और आईटी फील्ड की इसकी शुरुआत हुई। ठीक है ना? तो दिस इज द फर्स्ट स्टेप, जब जेन्युइनली पहली बार महसूस हुआ। ये आपको मैंने छोटी चीज इसलिए बताई कि आप हो सकता है आप बहुत अच्छे से जानते हो उस चीज को। ठीक है, लेकिन हमारे लिए बहुत नया था उस समय। तब हमें समझ में आया कि मैं जो लाइन है, यानी जो इंजीनियर में इलेक्ट्रॉनिक्स का नहीं हूँ, मैं कम्युनिकेशन का हूँ, और आईटी जो है मेरी ही फील्ड है जिससे हम दूर भाग रहे थे। ठीक है, और इसको हम लोगों ने सबसे पहला अ, मेरठ के अंदर एक और कंप्यूटर को टेलीफोन लाइन से कंपैटिबल बनाने के लिए मॉडेम का यूज किया गया। मॉड्यूलेशन डिमॉड्यूलेशन कॉन्सेप्ट होता है जो इसको सुइटेबल करते हैं, ताकि हम जो अपना साउंड है उसको लॉन्ग डिस्टेंस भेज सके। ठीक है, ये मॉड डिवाइस होता है, मॉडेम तो देखा ही होगा आपने। फिर हम वहां से कम्युनिकेशन स्टार्ट हुआ, ये वो दिन है। उसके बाद आज कितना आज बहुत अच्छा दिन है, आज के डेट में काफी अच्छा हम लोग कम्युनिकेशन कर रहे हैं, राइट? तो होपफुली कि आपको भी मेरी थोड़ी बात समझ में आई होगी। ठीक है, तो ये मैं इसलिए याद आ गया कि मैंने जैसे सीखा तो वही चीज मैं बता रहा हूँ यहाँ। तो यहाँ पे भी कैंपस के अंदर जो इंटरनेट की बात करें, तो ये सारे कंप्यूटर ने नथिंग, जिस समय एक कंप्यूटर है और ये दूसरे इंड का कंप्यूटर है, इन दोनों कंप्यूटरों को आपस में कम्युनिकेशन कराना ही इंटरनेट कहलाता है, सीधी सी बात है। ठीक है, तो इस पे भी हम थोड़ा और अच्छा एक्सप्लेन करेंगे थोड़ी देर में। ठीक है, अभी लैन की बात कर रहे थे। तो लैन इज नथिंग, कस्टमर राउटर के पोर्ट से एक केबल निकलेगा और इस केबल को जहां जहां जोड़ दोगे और जो भी कंप्यूटर द सेम लैन। तो लैन का मतलब है राउटर का एक पोर्ट। ठीक है, और ये पुराने जमाने में विद इन ए कैंपस और मुश्किल से मैक्सिमम 1 किलोमीटर। लेकिन आज के जमाने में हमारे पास में ऐसे डिवाइस आ गए, यहां से मैं एक मीडिया कन्वर्टर आ गया, चाइनीज मीडिया कन्वर्टर बहुत अवेलेबल है हमारे पास। ठीक है, मीडिया कन्वर्टर क्या है? इलेक्ट्रिकल टू ऑप्टिकल और ऑप्टिकल टू इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करने वाला। और ये बहुत मतलब कम पैसे में मिल जाता है, मुश्किल से 5,000 से 10,000 तक बढ़िया मीडिया कन्वर्टर मिल जाता है आपको, 10,000 तक मीडिया कन्वर्टर मिल जाता है। और ऐसे ऐसे मीडिया कन्वर्टर हैं जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। ये मीडिया कन्वर्टर ऐसे, ये ऑप्टिकल फाइबर में कन्वर्ट कर दिया। अब ये ऑप्टिकल फाइबर इस मीडिया कन्वर्टर के कैपेसिटी के ऊपर है कि वो मीडिया कन्वर्टर कितने किलोमीटर तक के ऑप्टिकल फाइबर में सिग्नल भेज सकता है। ऐसे ऐसे मीडिया कन्वर्टर हैं, एक हाल में ही चाइनीज मीडिया कन्वर्टर है जो 100 किलोमीटर तक आपका ट्रांसमिट करा सकता है। तो 100 किलोमीटर गए, ठीक है, यहाँ मीडिया कन्वर्टर लगाया, ठीक है, और फिर इसको स्विच में लगा दिया और स्विच में लगाकर कंप्यूटर जोड़ दिया, या फिर यहाँ से वाईफाई लगा के वाईफाई के थ्रू जुड़ जाए, बात एक ही है। ठीक है, तो 100 किलोमीटर दूर का भी कंप्यूटर घूमते फिरते यहाँ आ गया। दीज आर आल्सो द सेम लाइन, क्योंकि उस राउटर को उसी पोर्ट से गया। तो वो कॉन्सेप्ट ही खत्म हो गया जो हम एग्जाम में बच्चों से भी लिखने के लिए कहते हैं, उसमें कहते हैं विद इन कैंपस खत्म हो गया। एक कैंपस आपका यहाँ है, मान लीजिए एक कैंपस ललितपुर में है, एक आपका झांसी में है। ठीक है, तो दोनों कैंपस में एक ही जगह इंटरनेट ले लो और फिर मीडिया कन्वर्टर से एक फाइबर लीज पे लेके दूसरे कैंपस में भी आप इंटरनेट ले सकते हो। ठीक है ना? तो दिस इज द लैन। और दूसरा जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट था शब्द है जिसे हम बोलते हैं वैन, WAN, वाइड एरिया नेटवर्क। इसकी डेफिनेशन ये थी जियोग्राफिकली, यानी एक कंप्यूटर आपके कैंपस में है, एक कंप्यूटर कहीं और है, मतलब जियोग्राफिक अमेरिका में, यूएस कहीं भी हो सकता है। तो दीज ऑल जो है आपस में वैन कहलाएंगे, वाइड एरिया नेटवर्क। लेकिन अब जो नई डेफिनेशन है, राउटर का दूसरे पोर्ट से कोई केबल निकला और एक मान लीजिए एक ही राउटर है, एक कंप्यूटर यहाँ लगा रखा है, एक कंप्यूटर स्विच से लगाकर जितने भी जोड़ो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन राउटर का ही मैंने दूसरा पोर्ट लिया और मैंने यहाँ पे कंप्यूटर लगा दिया। तो ये एक अलग लाइन हो गया और ये एक अलग लाइन हो गया, क्योंकि राउटर का एक पोर्ट एक लाइन को रिप्रेजेंट करता है। ये दो डिफरेंट लाइन हो गए। ठीक है, और दो डिफरेंट लाइन आपस में बगल में, यानी एक साइड में भी साथ में कंप्यूटर रखे गए हैं, तो वो आपस में वैन कहलाते हैं।
वाइड एरिया नेटवर्क। यानी वो जियोग्राफिकली जो कॉन्सेप्ट था बुक्स में लिखते थे, वो चेंज हो चुका आज की डेट में, वो मतलब वो कैसे तो फिट नहीं है। दैट इज नॉट फिट, राइट। ठीक है। तो अब दो ही चीज मिलेंगी, तीसरा तो मिलेगा ही नहीं ना। ना मैन मिलेगा, ना कैन मिलेगा, ना सैन, ना पैन, कुछ भी नहीं मिलेगा। हर चीज आज की डेट में खत्म हो गई, राइट। ठीक है। अब इसमें दो चीजें बनती हैं। अब वैन, ये कंप्यूटर यहाँ है, एक कंप्यूटर यहाँ है, दैट इज द वैन। ठीक है। अब वैन में दो तरह का कम्युनिकेशन किया जाता है। एक कम्युनिकेशन अगर पब्लिक डोमेन में नहीं है, ठीक है, तो उसे बोलेंगे इंट्रानेट। जैसे मैं यहाँ पे इंटरनेट कर रहा हूँ, आप भी अपने लोकल पे है, ये आपका इंट्रानेट हो गया, राइट। यहाँ पे क्लियरली, ठीक है। एक हो गया इंट्रानेट और दूसरा हो गया इंटरनेट। ठीक है। दो कंप्यूटर है, कम्युनिकेशन करा रहे हो, लेकिन वो पब्लिक डोमेन में नहीं है, यानी विद इन ए कंपनी, दैट इज द इंट्रानेट। ठीक है ना। आपके यहाँ भी हो सकता है सैप ईआरपी यूज होते हो, केवल आपके पॉलिटेक्निक वाले ही सारे खोल पाते होंगे, बाहर वाले नहीं खोल पाते। बीएसएनएल में भी है, हमारा जो ऑफिस का ये सब पोर्टल है आपका, ये सैप है, जो एक नई चीज है जिसमें हमारा ऑनलाइन सिस्टम व्यवस्था की गई है। ठीक है। ई ऑफिस है। ठीक है ना। तो ये विद इन सेम आपका वो कर दिया गया, इंट्रानेट कर दिया गया। और दूसरा इंटरनेट जो पब्लिक डोमेन में है, जैसे मैं भी अभी इस समय मेरा भी कंप्यूटर है, वो किसी न किसी वाईफाई या जो लैन चल वो भी किसी न किसी राउटर से जुड़ा हुआ है। और आप भी कहीं मोबाइल से जुड़े, वो भी किसी न किसी राउटर से जुड़ा हुआ है, क्योंकि आज सब लोग 4G 5G में है, तो डेफिनेटली इसी नेटवर्क पे सारे हैं। ठीक है। तो आप में भी सिंपल यहाँ पे टावर लगा होगा और कंप्यूटर, तो वो जो आपस में जुड़े हुए हैं, दिस इज द आपका इंटरनेट। ये दो सीधी सीधी क्लियर हो गई। ठीक है। तो होपफुली यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। अब इस चीज में सबसे बड़ा जो चैलेंज है, अब हम आपकी मदद चाहिए, जिसमें आपकी मदद से हम इस चीज को और एक्सप्लेन करेंगे। इसमें जो सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो ये है, अ, मैं एक सवाल पूछूंगा पहले, सबसे पहले ये बताइए, सिक्योरिटी, सिक्योरिटी तो वेरी बिग चैलेंज, राइट। अब सिक्योरिटी में बिग चैलेंज है, तो सिक्योरिटी को कैसे हैंडल किया जाए ये हमें समझने की जरूरत है। ठीक है। तो मैं ये जानना चाहूंगा आप लोगों से, अ, आपको कोई ऐसा आइडिया या कोई ऐसा एग्जाम्पल बताइए जो आपको लगता है जिसमें 100% सिक्योरिटी है। कोई वेबसाइट, कोई ऐसी वेबसाइट की वेबसाइट की बात कर लेते हैं, कोई ऐसी वेबसाइट का नाम बताइए जो 100% सिक्योर है आपकी नजर में। यस सर, राजेश सर, अमित सर। वेबसाइट में कोडिंग से कुछ हो सकता है सर? अच्छा, जीमेल सिक्योर है, यस या नो? चलिए मैं थोड़ा क्वेश्चन को इजी हेलो। बनाता हूँ। हाँ जी। सर, अभी हेलो। आपने बोला, सर मैं सर जी, हाँ हाँ, बोलिए सर, सॉरी सर मजे सर सर। सर हाँ, जीमेल सिक्योर है लेकिन अभी भी उसमें कुछ बग्स हैं ठीक जिनको है, हाँ लोग सर्च करते हैं और बताते हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं, अभी हम और डिस्कस करेंगे। और अनिमेश सर, कोई भी, अच्छा फेसबुक सिक्योर है या, ये एक सवाल पूछता हूँ, जीमेल और फेसबुक में से कौन ज्यादा सिक्योर है? इसका कुछ आइडिया लगा सकते हैं, बता सकते हैं? जीमेल ज्यादा सिक्योर है? अच्छा, ठीक है, तो मतलब आप अपने एक्सपीरियंस से बता रहे हो कि जीमेल ज्यादा सिक्योर है, राइट। ठीक है जी ना। जी। अनुभव यही कह रहा है। ठीक है। अब मैं आपको प्रैक्टिकल चीज बताऊंगा, फिर उसके बाद आपको डिफाइंड हो जाएगा कि सिक्योरिटी का मापदंड क्या होता है। वास्तव में एक साइबर सिक्योरिटी फील्ड है जो बहुत बड़ा फील्ड है। ठीक है ना, इट इज वेरी बिग चैलेंज। ठीक है। तो मैं सबसे बड़ा जो चैलेंज है, मैं उसको, उस चीज जो मैंने क्वेश्चन पूछा है उसका आंसर इसके बाद आपको मिलेगा, इसी जो मेरा एक्सप्लेनेशन होगा। सबसे पहले जो चीज मैं ये दिखाता हूँ कि सबसे पहले जो को इंटरनेट का तो मतलब समझ में आ गया। इंटरनेट इज नथिंग, इंटरनेट वेरी सिंपली कि मैं इस लैपटॉप से इस लैपटॉप के बीच में कम्युनिकेशन कर रहा हूँ, राइट। दिस इज द इंटरनेट। तो मेरे सामने चैलेंज है, सबसे बड़ा चैलेंज है कि मेरा ये, मैं यहाँ से कुछ भी कंप्यूटर से कुछ भी कह रहा हूँ, भेज रहा हूँ, सेंडिंग कर रहा हूँ, वह इसी बंदे को मिले और सही हालत में मिले। ये सबसे बड़ा चैलेंज है। टेलीफोन में बहुत आसान है। टेलीफोन में आपने किसी को नंबर डायल किया, उसने फोन उठाया, उसकी आवाज सुन के, उससे बातें सुन के आपको समझ में आ जाता है कि आपने जो
कम्युनिकेशन किया राइट पर्सन है रॉन्ग पर्सन है। आपने मुझे नंबर मिलाया, आपने मेरे से कंफर्म करके समझ में आया कि हाँ मैं राइट पर्सन हूँ, मैं राइट पर्सन हूँ। आप किसी और को मिला रहे थे, मैंने मिलाया श्याम कुमार को, और मान लीजिए राजेश सर को नंबर मिल गया, तो राजेश सर से मैं बोला श्याम सर आप बोल रहे हैं? तो राजेश नहीं नहीं मैं तो राजेश बोल रहा हूँ, फिर हम कहते हैं रॉन्ग नंबर। पता चल जाता है कि हम सही है रॉन्ग। लेकिन आप इस बात से कैसे इंश्योर होगे कि जो आपने ईमेल भेजा है या जो भी आपने कम्युनिकेशन चैटिंग पे व्हाट्सएप पे किसी को मैसेज कर रहे हो वो राइट पर्सन को मिल रहा है या नहीं बना, ये इंश्योर कैसे करोगे आप? ये बहुत बड़ा चैलेंज है। तो इसके लिए पूरी दुनिया ने मिलकर, जब शुरुआत में तो सब कुछ नया होता है तो सब मिलकर बात के बहुत अच्छा काम करते हैं, तो यूएस ने प्रोटोकॉल बनाया। यूएस ने कहा मैं एक प्रोटोकॉल बनाता हूं ताकि इंडियन कम्युनिकेशन बिल्कुल सिक्योर और सही तरीके हो। ठीक है, तो उन्होंने प्रोटोकॉल बनाया इंटरनेट करने के लिए, अलग अलग पहले प्रोटोकॉल किसी कंट्री ने कुछ बनाया, किसी ने कहा आईपी प्रोटोकॉल, ठीक है ना, किसी ने कहा आईपी प्रोटोकॉल, किसी ने कहा टीसीपी प्रोटोकॉल। ठीक है, फिर सारी दुनिया मिल गए तो उन्होंने कहा भाई एक कॉमन प्रोटोकॉल बनाओ ताकि आपस में झगड़ा ना हो, कम्युनिकेशन प्रॉपर हो। तो जो कॉमन प्रोटोकॉल बनाया गया उनका नाम रखा गया टीसीपी। जब पूरी दुनिया में डिसाइड हो गया, यूएस ने इस चीज को लीड किया और उन्होंने टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल के नाम से एक प्रोटोकॉल में रूल रेगुलेशन, एक नियम तय किया आपस में, एक वो कहता है ना प्रोटोकॉल तय किया कि ताकि सारी दुनिया में कहीं भी अमेरिका में भी कोई मैसेज भेजे या कम्युनिकेशन कराए तो एक ही जैसा हो, कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, ठीक है। और इन्होंने शुरू में जब बनाया था तो पहले 4 लेयर होते थे, लेयर बहुत आसान समझ में आएगा, 4 लेयर थे। फिर आज की बाद में जब आईएसओ, आईएसओ हर चीज को स्टैंडर्डाइज करता है तो आप सब जानते हैं, फिर आईएसओ ने कहा कि एक स्टैंडर्ड बनाते हैं, उन्होंने 5 लेयर डिफाइन कर दी कि भाई ये 5 लेयर रहेगा, राइट। ठीक है, तो एक प्रोटोकॉल ये था। इंटरनेट में जो इंटरनेट चलता है, हम लोग जैसे मैं अभी यहाँ हूँ, आप रिमोट पे हैं, हम दोनों के बीच में जो कम्युनिकेशन हो रहा है वो टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल से हो रहा है और 5 लेयर वाला है। ठीक है, ये का है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन होता क्या है, अब मैं सिंपल सा एग्जांपल लूं। प्रोटोकॉल तय हो गया, सब कुछ हो गया, लेकिन ये नहीं होता कि एक बार जो तय हो गया फिर उसमें बदलाव नहीं होगा या उसमें ऐड ऑन नहीं होगा। लेकिन हम बेसिक चीज नहीं तोड़ सकते। जैसे जैसे कि हम कल ही डिस्कस कर रहे थे, टेलीफोन नंबर। टेलीफोन नंबर में हमने डिस्कस किया 9-1, हमने कहा बदल सकते हैं नहीं बदल सकते, आपने कहा बिल्कुल नहीं बदल सकते, बिल्कुल राइट था। जब हम बांट रहे थे हो सकता था इंडिया को 9-2 दे देते, 1 देते थे, दैट चीज, लेकिन एक बार अलॉट हो गया आप नहीं बदल सकते। ऐसे ही आपका आधार कार्ड है, जब ले रहे हो उस समय तुरंत चेंज करा लो, चेंज हो जाएगा, लेकिन एक बार अलॉट हो गया, एक बार लॉक हो गया तो उसको चेंज नहीं कर सकते। तो वैसे ही टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल 5 लेयर डिफाइंड हो गया, उसको आप बदल नहीं सकते। लेकिन प्रॉब्लम थी, प्रॉब्लम चैलेंजेस बहुत थे, कम्युनिकेशन दिन आए दिन हैकिंग, चोरी चकारी, इंटरनेट पे बहुत सारे फ्रॉड होते रहते हैं। ठीक है, तो उन फ्रॉडों से बचने के लिए जरूरत पड़ती है समय समय पर उसमें सिक्योरिटी लेयरें ऐड करने के लिए। तो मैं एग्जांपल पूछूंगा, थोड़ा सा मैं फनी बनाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि सब लोग बोर ना हो। अ, कौन अनम्यूट होगा सर? अमित सर आप अनम्यूट होंगे? अमित सर आर यू देयर? योगेंद्र सर आप ही चलिए। यस सर, नमस्कार। हाँ, हाँ। योगेंद्र सर मैं नेचुरल सवाल पूछ रहा हूँ। आप हम्म, मान लीजिए मार्केट गए और एक बिल्कुल हम्म, नया फोन खरीदा, ठीक है ना, ठीक है। सबसे लेटेस्ट मॉडल का एक नया, मान लीजिए ओप्पो का या किसी कंपनी का फोन खरीदा, ओप्पो का मान लेते हैं, ओप्पो का आपने फोन खरीदा। ठीक है, फोन परचेज कर लिया, सब कुछ कर लिया। उसके बाद हम लोग जब फोन खरीदने के बाद आप जो सबसे पहला काम क्या करते हैं, हमारी आदत होती है सबसे पहला काम क्या करना? अच्छा हम्म, चलिए सर, मैं हाँ सबसे, कोई भी आप सर घर में बीवी को गाड़ी फोन खरीदो, करना। मैं सर हिंदुस्तानियों का स्वभाव है ना वो पूछता हूँ। आप घर में भी कोई नई, जैसे नया लैपटॉप ले आते हैं, कार ले आते हैं या गाड़ी लाते हैं, कोई सामान लाते हैं, ठीक है, तो सबसे पहला काम हम लोग क्या करते सर मिसेज को फोन करना। हैं? वो तो सेकंड काम है ना। सर पहले पूजा पहला, करते हैं हम लोग, उसकी पूजा करते हैं पहले, भगवान ऐसा हाँ करे। या सर ने बिल्कुल सही बोला, पहला होता है हमारा, पहला है कि हमारी चीजें ठीक प्रेयर है। करते हैं कि वो सिक्योर है, ये हमारा कल्चर में है। ठीक है, जी जी, वेरी करेक्ट। उसके बाद आपको ये बहुत अच्छे से याद होगा कि जब हम लोग फोन खरीदते हैं ना तो उसपे सिक्योरिटी के नाम पे सबसे पहले कहीं खड़ोस ना लगे, तो सबसे पहले क्या करेंगे? हाँ,
उस पे स्क्रीन गार्ड लगवा देंगे, फ्लिप गार्ड लगा स्क्रीन देंगे। गार्ड लगे। ये इंडिया की देन है। पहले इंडिया में मोबाइल जो फोन आया ना, तो कंपनी ने देखा कि इंडिया वाले फोन पे कवर पेज और सब खूब लगवाते हैं। तो अब कंपनी जब खरीदने जाते हैं ना, तो अब कंपनी वाले खुद ही बेचते हैं उसके साथ। ठीक है, ये कहीं और नहीं मिलेगा। अगर आप पहले जब फॉरेन में हैं और कोई फोन खरीदे तो उसके साथ नहीं मिलेगा कवर और हाँ फ्लिप हाँ कवर, लेकिन हाँ। इंडिया में जरूर मिलेगा, तो ये हम्म। खड़ोस न लग जाए। तो मेरा हाँ सवाल सर वो। योगेंद्र सर। यस सर। हाँ बताएं सर। हाँ योगेंद्र सर, मेरा सवाल ये है कि आपने फोन खरीदा ओप्पो का, हाँ ठीक है, हाँ और उस हाँ। पे कवर लगा दिया एप्पल का, फ्लिप कवर भी लगा दे, मतलब बाहर से सब कुछ देखने में फिट बैठ जाए, ऐसा कवर लिया कि बिल्कुल जिस पे एप्पल लिखा हो करके आपने उस पे लगा दिया। तो क्या जी। आपका फोन एप्पल का हो गया या ओप्पो का ही रहेगा? ओप्पो का ही रहेगा सर। बिल्कुल, इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना? नहीं नहीं सर। बिल्कुल, ये मैंने बहुत छोटी सी चीज इसलिए पूछी कि लोग बहुत कंफ्यूजन थे। ठीक है, तो जो इंटरनेट करने का जो प्रोटोकॉल है, उसको हम लोग हमेशा याद रखिए। द इंटरनेट करने का जो प्रोटोकॉल है, स्टैंडर्ड इंटरनेट प्रोटोकॉल इज द टीसीपी आईपी। इसमें कोई क्वेश्चन मार्क नहीं होना। लेकिन अब इसे हम बदल नहीं सकते। तो आईएसओ ने कहा कि भैया समय समय पर इसमें चेंज करने पड़ रहे हैं। ठीक है, हम्म तो उन्होंने कहा कि ठीक है, एक हम नया मॉडल बना लेते हैं। दिस इज नॉट प्रोटोकॉल, याद रखिएगा। ओएसआई रेफरेंस मॉडल बोलते हैं इसको, ये प्रोटोकॉल नहीं है। हम्म। अगेन उन्होंने एक रेफरेंस मॉडल बनाया। अगर पेपर में कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि लेटेस्ट प्रोटोकॉल कौन है, भाई लेटेस्ट प्रोटोकॉल आपका टीसीपी आईपी ही है, वो नहीं चेंज हुआ है। ये बिल्कुल ऐसे ही फोन ओप्पो का ही है, वो चेंज नहीं हुआ है। उसी के ऊपर हमने सिक्योरिटी लेयर ऐड की हुई है, तब ये हम्म। ओएसआई लेयर में कन्वर्ट हो जाता है। कहने का मतलब है कि हम्म। जो आपका प्रोटोकॉल है, प्रोटोकॉल वही रह गया, उसमें हमने ऐड कर दिया सिक्योरिटी लेयर। ठीक है ना? और जब इन्होंने अनाउंसमेंट किया था, वासाई ने जब शुरू किया था उस टाइम पे, तब ये केवल 7 लेयर की थी। हम्म। हम लोगों ने ठीक है ना? साथ ही और पढ़ी है सर। अब अभी भी 7 लेयर ही पढ़ेंगे, बुक में अभी अपडेट नहीं हुआ। बट नहीं मैं नहीं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इसमें सिक्योरिटी ऐड होते होते ये 10.5 हो गई आज की डेट में। हम्म। ठीक है ना? अब क्या है मैं बात करूंगा, फिलहाल मैं पहले 7 की बात करूंगा। 10.5 आप समझ जाएंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। ठीक है, हम्म। तो मैं जो स्टैंडर्ड यूएसआई रेफरेंस मॉडल है, मैं वहीं पे यहाँ पे लिख के आपको समझाऊंगा ना, ताकि सारे चीज समझ में आए। और इसको समझाने का मुझे किताबी ज्ञान नहीं लेना, आप खुद ही समझ जाएंगे। आपको तो ये 7 लेयर है, जिसमें हम बोलते हैं प्लीज डू नॉट थ्रो 7 पिज्जा, ये हमारा डिफाइंड होता है। ठीक है ना? ये शेयर है, प्लीज डू नॉट थ्रो 7 पिज्जा, 7th लेयर है, बड़े इंपॉर्टेंट है। वैसे जब मैं शुरू में पढ़ता था मुझे भी याद नहीं होता था, लेकिन अब मैं जब हम्म। प्रैक्टिकली इसको करना शुरू किया तो बहुत जल्दी याद हो गया। ठीक है, तो योगेंद्र सर, आपने कभी नेट बैंकिंग किया है कंप्यूटर या लैपटॉप से? जी सर करी है। करी है। ठीक है, तो इन हम्म 7 लेयरों को मैं प्रैक्टिकल भाषा में समझाने की कोशिश करूंगा और आपको याद हो जाएगा। और शायद ही किसी को ना समझ में आए, ऐसा नहीं, मुझे नहीं लगता। नहीं यार, तो फिर बताइएगा। ठीक है, जी सर। मान लीजिए, अब ध्यान दे, बिल्कुल वैसे ही काम करिएगा जो आप करते हैं। आपका ये जी जी। लैपटॉप है योगेंद्र सर, ये आपका लैपटॉप है, इसको मान लेता हूँ। ठीक है दिस सर। इज योर लैपटॉप। ठीक राइट है, सर। अब ये मान राइट सर। लीजिए एक कंप्यूटर है जिसको हम लोग सर्वर बोलते हैं। सर्वर क्या, ऐसा कंप्यूटर जो 24 घंटे पर्टिकुलर ऑन रहता है। देखिए, मैंने आपसे सवाल पूछा, फेसबुक जीमेल सिक्योर है या नहीं है, अपने अनुभव के अनुसार आपने जवाब दिया। लेकिन एक हम्म। बात तो जरूर मानेंगे कि नेट, चाहे बैंक अकाउंट हो, चाहे नेशनल सिक्योरिटी से संबंधित साइटें हों, वो ज्यादा सिक्योरिटी पे फोकस रहेंगी। कोई जी चीज 100% सिक्योर है या नहीं, लेकिन ये आपको मालूम है कि सबसे ज्यादा जहां बदमाशी होती है, तो इसको सिक्योरिटी देना भी बहुत जरूरी होता है। तो जी नेट जी। बैंकिंग या जो बैंक है, उसमें सबसे ज्यादा सिक्योरिटी दी गई हुई, इसीलिए मैं नेट बैंकिंग का एग्जाम्पल ले रहा हूँ। ठीक है, हम्म। और सिक्योरिटी में, तो आप मान लीजिए आप अपने लैपटॉप से आप नेट बैंकिंग कर रहे हो। ठीक है, जी तो मेरा पहला सवाल ये है कि नेट बैंकिंग करने के लिए आपके कंप्यूटर में इंटरनेट सब कुछ है, और ये बैंक का जी सर्वर है। तो नेट जी। बैंकिंग करने के लिए सबसे पहले कंप्यूटर में क्या करेंगे, पहला स्टेप बताइएगा, तभी सारे समझ में आएगा, तो ले। जी सर, सबसे पहले हम उसकी वेबसाइट लॉगिन करेंगे। वेबसाइट और आगे पहुंच गए। वेबसाइट
सर वेबसाइट आगे पहुंच गए, उसके पहले क्या करेंगे? कंप्यूटर आपका लैपटॉप खुला है, मैंने कहा सर आप लो नेट बैंकिंग कर लो, तो आप कहाँ से शुरू करेंगे? मैं वहां से जानना चाहता लॉगिन सबसे पहले सर हम सर्च इंजन में जाएंगे। हूँ। सबसे पहले आप ब्राउजर खोलोगे सर। हाँ वही वही ब्राउजर। हाँ, मैं स्टेप बाय, देखिए मेरा काम है बिल्कुल स्टेप बाय समझ दें। सबसे पहले आप ब्राउजर खोलोगे, ऐसा तो नहीं होगा ना माइक्रोसॉफ्ट वर्ड खोल लो, पेंट बटन दबा दो, म्यूजिक बटन दबा दो, नहीं होगा ना। नहीं नहीं एक सर, पर्टिकुलर चीज ब्राउजर या डिफाइंड है, दैट इज ब्राउजर। हम्म, ब्राउजर में हो सकता है आप क्रोम से चलाओ, मोजिला चलाओ, हाँ हाँ इंटरनेट एक्सप्लोरर मोजिला। चलाओ, दैट इज डिफरेंट, ठीक है जी ना। जी तो जी जी ब्राउजर जी क्या जी। है, मैं इसी चीज को आइडेंटिफिकेशन कराने की कोशिश कर रहा हूँ। ब्राउजर इज हम्म एप्लीकेशन, ध्यान हम्म, रखिएगा। आप ब्राउजर खोल गए, जी सर। नेक्स्ट क्या करोगे? आप ब्राउजर ओपन हो गया, अगला काम आप जो आप बोल रहे थे क्या करेंगे अगला? ब्राउजर खोलने के बाद सर वेबसाइट टाइप करेंगे। जो वेबसाइट जहां पे जाना चाहते हो उसका कोई ना कोई एड्रेस होगा, ऐसा नहीं। जैसे एक आम आदमी अगर टेलीफोन की बात करें, तो टेलीफोन में क्या हाँ होता था, एस टी हम एक हाँ। दूसरे को यस नंबर सर। डायल करते थे। तो ऐसे डब्लू ही कोई कंप्यूटर में डब्लू। जाना उसको वेबसाइट बोलते हैं। तो आप हाँ हाँ। जो इसमें जो उसमें आपने जो जैसे इसमें वेबसाइट का टाइप किया आपने, जी जी। ठीक है, तो हम्म यहाँ पे जो वेब पेज है वो यहाँ से निकल के यहाँ जाएगा, यहाँ पे उस एड्रेस को, उसका जो वेब पेज है वो वेब पेज यहाँ से ओपन हो जाएगा आपके कंप्यूटर में। ठीक है सर। ब्राउजर और जो वेब पेज है, ठीक है, हम्म वो हम्म। दोनों ही एप्लीकेशन कहलाएंगे। एक वेब एप्लीकेशन है, अच्छा। एक ब्राउजर आपका सिस्टम एप्लीकेशन है। इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं सर? ठीक है। अब आपने मेन पेज खुल गया, वो सभी खोल सकते हैं, चाहे आप फेसबुक का खोल लो, चाहे जीमेल का खोल लो, चाहे आप नेट बैंकिंग का खोल लो, चाहे कोई भी ब्राउजर, अपने कॉलेज का खोल लो। पहला पेज तो बाय डिफॉल्ट सभी को परमिशन होता है, खुलता है। दिस इज नोन एज एप्लीकेशन। अगला स्टेप क्या होगा सर आपका? सर वेबसाइट मतलब वैसे पेज सिक्योरिटी खुल गया, पॉइंट ऑफ व्यू आपका से हम वेबसाइट खुल गया, उसके बाद क्या करेंगे नेक्स्ट? सर लॉगिन करेंगे, यूजर नेम यस, डालते हैं। वही समझ। लॉगिन इज आल्सो पार्ट ऑफ एप्लीकेशन, बस दिस इज नोन एज द प्रेजेंटेशन। इसमें बिना ताला चाबी का, ताला चाबी मतलब यूजर नेम पासवर्ड। क्लियर हो हम्म। गई बात? आपका बिल्कुल अलग करेक्ट। होगा, मेरा अलग होगा, सब होगा। सब जब जी। ताला चाबी डालोगे तो फिर जो आपका हम्म पर्टिकुलर जो कोना है वो आपका ओपन हम्म हो जाएगा। दिस इज जी सर। प्रेजेंटेशन। चाहे जीमेल हो हम्म चाहे फेसबुक हो, सब में कोई प्रॉब्लम नहीं हो, तो होता ही है। ठीक है। जी जी। तीसरा काम, हम्म ज्यादा देर तक अगर आप नेट बैंकिंग ना करें, हम्म रिफ्रेश कर दें, तो क्या होगा सर? हम्म। सेशन ज्यादा एक्सपायर हो देर तक जाएगा। सेशन आउट हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया। तीसरा क्या चीज है? सेशन आउट हो गया। सेशन ठीक है। सेशन। फेसबुक, जीमेल, बहुत सारी साइटें हैं जिसमें ये सेशन नहीं है। हम्म। ठीक है। और ये जो जी तीनों जी काम है योगेंद्र सर, आपने यहाँ पे ये जो तीनों, इनको बोलते हैं यूएसएल। जी। यूएसएल, यूजर सपोर्ट लेयर, यानी यूजर एज ए सॉफ्टवेयर मैनर में, हर चीज आप सॉफ्टवेयर में कर रहे हो, टाइप कर रहे हो, सब कुछ सॉफ्टवेयर, कोई हार्डवेयर नहीं है। तो आपने इसको ओपन किया सॉफ्टवेयर मैनर में, ठीक है ना। तो ठीक है, तो दिस इज द जी। कंप्लीट एप्लीकेशन, हो गया प्योर सॉफ्टवेयर। और इसमें और भी चीजें ऐड की गई हैं, ले रहे ओटीपी, ठीक है। मल्टी सेशन कहीं अलाउ है, कहीं नहीं अलाउ है। ठीक है। आप एक कंप्यूटर में, अब जैसे मेरे यहाँ सैप है, अगर मैंने अपने इस लैपटॉप में खोल दिया और सेम टाइम में दूसरी जगह खोलूंगा तो मेरा नहीं खुलेगा, पहले कहेगा उसे आउट करो फिर खोलूंगा मैं। ठीक है। या फिर उसमें प्रोविजन कर देते हैं, वो आउट होता है फिर नया खुलता है। ठीक है। तो ये यूजर सपोर्ट लेयर हो गया, यहाँ इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं, ये चीज। और इसमें लेयरें और ऐड हुई हैं तीन चार, क्योंकि सबसे ज्यादा जो कोई भी हैकर होता है यहीं से घुसने का प्रयास करता है। ठीक है ना। जी। दूसरा चीज आता है, अब यहाँ से कोई डाटा निकलता है, अब यहाँ से यहाँ तक पहुंचेगा कैसे? अब यहाँ से कैसे, यहाँ से जब भी निकलेगा, अपने कंप्यूटर हो या मोबाइल फोन हो, आपके मोबाइल का वाईफाई हो सकता है, लैन केबल हो सकता है, ब्लूटूथ हो सकता है। ठीक है। तो यहाँ से जो डाटा निकलता है इसको बोलते हैं फिजिकल लेयर। फिजिकल में आपका वाईफाई भी आता है, लैन केबल भी आता है, ब्लूटूथ भी आता है, या आपका एनआईसी कार्ड आता है, जहां से कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल से डाटा हमारा बाहर निकल रहा होता है। और निकल के डाटा पहले इकट्ठा होता है, पहले लोग सबसे लोकल, घर में अगर आपने मॉडेम लगाया है, स्विच लगाया है, तो पहले यहाँ पे इकट्ठा होगा। और दिस इज डेटा लिंक। डेटा लिंक क्या करता है, लोकल लेवल में हो सकता है वाईफाई से सारा जो जुड़ा हो वहीं पे जुड़ जाएगा। दिस इज डेटा लिंक। जब यहाँ से इकट्ठा हो जाता है फिर उसके बाद ये जाता है नेटवर्क। नेटवर्क का जो पहला
लेयर शुरू होता है, दिस इज द कस्टमर एज राउटर, दिस इज द राउटर। ये तीनों जो है, अब एक राउटर से दूसरा राउटर, तीसरा राउटर, चौथा राउटर, सब राउटर, आगे का प्रोविजन वैसे ही है। फिर यहाँ पहुंचते हैं, वापस अगेन रिटर्न बैक, वैसे ही लेयर टूटती है, वैसे ही आईपी के हिसाब से चला जाता है, ठीक है। तो दिस इज द नेटवर्क सपोर्ट, ये हो गया यूएसएल, यूजर सपोर्ट, और दिस इज द नेटवर्क सपोर्ट लेयर। अब बच गया बीच वाला लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर क्या करता होगा? नो डाउट यूजर और दूसरे में भेजने वाला, दोनों के बीच में काम करता है, इसमें तो कोई बुराई है, मतलब कोई डाउट ही नहीं है। लेकिन किस तरह से काम करता है? ये ट्रांसपोर्ट लेयर बेसिकली बहुत स्ट्रांग और सबसे इंपॉर्टेंट लेयर होती है ये, क्योंकि दो लोगों के बीच में इंटरफेस पैदा कर रहा है। तो इसके अंदर सबसे बड़ी जो चीज ये होती है, ट्रांसपोर्ट लेयर क्या करता है सॉफ्टवेयर मैनर में। मान लीजिए मैंने आपको ईमेल भेजा, ईमेल आप कहाँ चेक करेंगे? अपने ईमेल बॉक्स में चेक करेंगे ना। ऐसा तो नहीं कि मैंने आपको ईमेल भेजा, आपने फोन उठाया और कान में लगा लिया, ऐसा नहीं होगा। मैं किस चीज का ट्रांसपोर्टेशन कर रहा हूं? आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, मेरा स्क्रीन शॉट देख रहे हैं, मैं किस चीज का ट्रांसपोर्टेशन कर रहा हूं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और वो बेसिकली इसमें पोर्ट नंबर होते हैं, वो सब ऑलरेडी डिफाइंड है, आईएसओ ने सब पोर्ट नंबर डिफाइन कर रखा है। जैसे यहाँ निकलता है, अगर साउंड है, पीपीटी है, पीडीएफ फाइल है, हर चीज का पोर्ट नंबर डिफाइंड है। वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे सिस्टम उसको लगा देता है, लेबल लगा देता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे कि गाड़ी में कोई सामान जाता, बहुत बड़ा सा कार्टून भले बना लो, उसके अंदर कुछ भी रख दो, लेकिन बाहर अगर उसके अंदर लगा दोगे सिंबल कि भैया इसके अंदर टेलीविजन है, इसके अंदर पानी का बॉक्स है, तो पहचान जाओगे। अदरवाइज वो घूमता रहेगा, कोई फायदा नहीं। तो यहाँ से जैसे जाएगा, दूसरे एंड पे उस पोर्ट नंबर से निकलता है और बाहर आ जाता है। तो जो वेबसाइट हो, अब इंटरनेट खोलना है तो वेब पोर्ट होते हैं, वेब पोर्ट होता है 80, ज्यादा टेक्निकल नहीं जाना चाहता, कंफ्यूजन हो जाएगा। 8080 ये पोर्ट नंबर होते हैं सारे, ठीक है। ये पोर्ट नंबर डिफाइंड है, ठीक है। ओवरऑल आपका जो करंट मोटे मोटे तौर पे करें, इंटरनेट करने की दुनिया में तीन लेयर डिफाइन किए गए हैं। आपका एक यूजर सपोर्ट लेयर जो प्योर सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है। नेटवर्क सपोर्ट लेयर जिसमें पूरे नेटवर्क की बात की जाती है, और ट्रांसपोर्ट लेयर जो यूजर और नेटवर्क के बीच में सामंजस्य स्थापित करता है। अब साइबर सिक्योरिटी में जाने वाले लोगों की बात कर दें। अब साइबर सिक्योरिटी इंपॉर्टेंट फॉर ईच एंड एवरी वन, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर इलेक्ट्रॉनिक्स का बच्चा है, डेफिनेटली उसका माइंड कहाँ काम करता है? नेटवर्क पे। ये पार्ट इलेक्ट्रॉनिक वाले स्टूडेंट के लिए है, नेटवर्क में इसमें से आप कैसे भेजना है, क्या करना है। तो दिस इज द नेटवर्क सिक्योरिटी। साइबर सिक्योरिटी कहाँ नहीं है? एप्लीकेशन लेयर सिक्योरिटी, प्रेजेंटेशन लेयर सिक्योरिटी, सेशन सिक्योरिटी, हर बेस सिक्योरिटी है। और ब्रांच वाइज, कोई सॉफ्टवेयर कंप्यूटर का बच्चा हो इसमें एक्सपर्ट होगा, जो इलेक्ट्रॉनिक्स इसमें एक्सपर्ट होगा, आईटी वाला बीच में ही था, अभी बीच में ही होगा एक तरह देखा जाए तो, नेटवर्क और ट्रांसपोर्ट लेयर के उस पर आता है। तो ये ओवरऑल ये साइबर सिक्योरिटी का मैंने थोड़ा सा वो आइडिया दिया कि अगर साइबर सिक्योरिटी किससे जुड़ा हुआ है, ये सभी से जुड़ा हुआ है, अकेला आदमी नहीं कर सकता। अगर मैं आज इलेक्ट्रॉनिक का स्टूडेंट हूं, तो मुझे थोड़ा सा हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बारे में, कंप्यूटर की भी नॉलेज रखनी पड़ेगी। दिस बिग थिंग। अब आपको ये समझ में आ गया होगा, जीमेल और फेसबुक में बराबर सिक्योरिटी है। फर्क यह है कि फेसबुक में क्या होता है, बहुत सारा लोग जुड़ा होता है, लोग अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन शेयर कर देते हैं, इसलिए वहां पे चोरी होने की संभावना बढ़ जाती है। बट टेक्निकली पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों बराबर सिक्योर है, ठीक है। सेशन लेयर, ओटीपी, मल्टी सेशन, और उसके बाद एक टीसीएल बोलते हैं, एक आईसीएल होता है, बहुत सारी चीजें टेक्निकली जो बनाई गई और जो 10 पॉइंट लेयर से आ गई है। तो इसमें कोई कंफ्यूजन सर, आपको नए नेटवर्क में बारे में कोई कंफ्यूजन या कुछ और टेक्निकल अर्थ था? यस सर। नहीं सर। नहीं, बिल्कुल नहीं सर, बहुत अच्छा रहा नहीं सर। नहीं सर, बहुत अब वो साई बढ़िया लेयर था। मैंने अपने तरीके से बताया, बुक्स में पढ़ेंगे तो बहुत खतरनाक तरीके से बिट बाइट वो सब चलता रहता है, वो गलत नहीं है, होता वो सही है। हम्म, लेकिन इसको इंडस्ट्री और पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सी चीज कहाँ पे है वो है, ठीक है ना। तो नेटवर्क हम्म। सिक्योरिटी जैसे कि अभी आपको याद होगा, मैं उसको कोशिश करूंगा कि मैं अपने सेशन में उसको ऐप के सेशन में ऐड करूं। नेटवर्क सिक्योरिटी में यहाँ प्रैक्टिकली आपको यहाँ पे पैकेट ट्रेसर के थ्रू मैं उसको दिखाऊंगा। उसमें ये दो बड़े इंपॉर्टेंट चीज घटनाएं घटी हाल में, आपको ध्यान होगा। जब धारा आर्टिकल 370 कश्मीर में रिमूव किया गया था, तो घरों में फोन थोड़ी बंद किए थे, वहां पे सिक्योरिटी लगा दी गई थी नेटवर्क के अंदर। सिग्नल भी आ रहे, सब कुछ आ रहे थे, लेकिन वो किसी को कॉल नहीं कर सकते, इंटरनेट नहीं कर सकते, ठीक है।
तो एक सिक्योरिटी का ये किया था। दूसरी सिक्योरिटी आपने देखा होगा, चाइना की बहुत सारी वेबसाइटें थी हमारे यहाँ होल्ड ब्लॉक कर दी गई थी। तो इन दोनों को मैं प्रैक्टिकल के तौर पे आपको बताने की कोशिश करूंगा जब भी मेरा अगला सेशन होगा प्रैक्टिकल शुरू करने को, ठीक है ना। तो ये सर अभी मैंने आपके सामने लास्ट कुछ टाइम से आपको ये डिस्कस कर रहा था, ठीक है, नए नेटवर्क के बारे में, ठीक है। तो इसमें कोई कंफ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हैं। बाकी सारा नेटवर्क वैसे ही है, राउटर डिफरेंट डिफरेंट है, समझे, दो लैन है, तो दो लैन आपके आपस में, ठीक है। और लैन के अंदर दुनिया भर की टोपोलॉजी आप यूज करो, वो आपकी मर्जी है, जैसे यूज करो वो आपकी इच्छा है। वाइड के बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, ठीक है, दिस इज वाइड एरिया नेटवर्क, ठीक है, राइट, फाइनल हो गया आपका ये, राइट। अब हम बात करेंगे, ये ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ, ठीक है, कंप्यूटर। हाँ, अब सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है वो, जो नेक्स्ट हमारा सेशन है उसमें सबसे बड़ी चीज ये आएगी। अभी क्या था, टेलीफोन में पर्टिकुलर नंबर डायल करते थे, हम बात करते थे, उसी तरह कंप्यूटर में भी दुनिया के सारे कंप्यूटरों से जुड़ना और बात करना है, ठीक है। तो आपको अच्छी तरह मालूम है, जब हम उसे एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में जाना, तो कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि ये किस कंप्यूटर में हमें जाना, स्विच कैसे आइडेंटिफाई करेगा। पहले टेलीफोन नंबर और नाम से पता चल जाते थे, कि मशीनों ने ऑटोमेटिकली इन चीजों को हैंडल किया। लेकिन कंप्यूटर कैसे हैंडल करते हैं, इन चीजों को हैंडल करता है बाया आईपी एड्रेस। और आईपी एड्रेस आईपी। जो होता है, यस, ये मान लीजिए कोई कंप्यूटर मेरठ में है, कोई किसी और शहर में है, ठीक है, यहाँ तक तो आप कनेक्ट हो गए, ये भी कंप्यूटर कनेक्ट है। तो ये वाला जो स्विच है, जो पहले इंसान बैठते थे, फिर मशीन हो गया, अब आईपी स्विच हो गया। तो आज भी यही हो रहा है, मैं कोई चीज भेज रहा हूँ, मेरा कनेक्शन आपसे है, तो हमें बीच में भी स्विचिंग हो रही है, लेकिन वो कौन करता है, वो स्विचर स्विच रूम करेगा, आईपी स्विच कर रहा है। लेकिन उसके लिए भी तो जरूरी है कि मेरा मेरा जो कनेक्टिविटी आपसे मिले और आपका कनेक्टिविटी मुझे मिले, ठीक है। तो हाउ टू हैंडल दिस, इसको हैंडल करने का एक ही तरीका है कि मेरे कंप्यूटर का कोई ना कोई आईपी एड्रेस होगा, और आपके भी कंप्यूटर का कोई ना कोई आईपी एड्रेस होगा। तो इसको अलग अलग नाम बोलते हैं, कोई कहता है कंप्यूटर का एड्रेस बता दो, नेम ऑफ पीसी बता दो, सर्वर आईडी बता दो, ठीक है ना, अलग अलग नाम। और एक कॉमन नेम है वेबसाइट आईपी, ठीक है ना, दिस इज द नो। तो ये मेरा अगला सेशन होगा, जिसमें हम लोग आईपी एड्रेस को भी मैं अपने तरीके से बताऊंगा। दो तरह के आईपी होते हैं, भी हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि अभी मैं इसको शुरू करूंगा तो 1 घंटा और लगेगा, मुझे बार बार कहाँ से आ गया। ठीक है। तो अभी और कुछ पूछना, कुछ अपनी तरफ से कुछ इनपुट देना हो तो सर आप दीजिए। कल भी क्लास एक सर ये रखेंगे सर, जो हमारा कल का जो टाइम थोड़ा सा रह गया, और एक दिन बीच में मिसिंग हाँ तो हाँ पूरा हो जाएगा। सर, एक ठीक ये है। मोबाइल मोबाइल में हम लोग यूज करते हैं, तो एक पर्टिकुलर टाइम तक वो जो है सिक्योरिटी पैच देते हैं, उसके बाद में वो सिक्योरिटी पैच हटा देते हैं, यानी मतलब आप फिर अपग्रेड अपडेट्स नहीं ले सकते फोन पे। ये क्या है सर? उसके पीछे में भी सर कॉन्सेप्ट किया गया है, क्योंकि हमारा क्या सर, डेटा इतना ज्यादा, बहुत ज्यादा हो रहा है। बहुत ज्यादा का मतलब है टेराबाइट से भी ऊपर चला जाता है। तो वीडियो वाले केस में क्या होता है कि बहुत ज्यादा हमारा अगर वीडियो, तो हमारा जो सिस्टम है, जो नेटवर्क, को हैंग होने लगता है, कनेक्टिविटी की ब्रेक होने की संभावना होती है। तो सिक्योरिटी नहीं हटाते बेसिकली, वो उतनी देर तक वो ब्रेक कर देते हैं उस टाइम पे। तो आप सामने वाले को लगता है कि उतना देर वो हट गया है, ठीक है। तो वो सिक्योरिटी ब्रेक नहीं किया जाता, मतलब वो आपके आपके हिसाब से ब्रेक है, बट वो क्या है, उतनी देर तक वो कहते हैं ना, ब्लैक होल टाइप का कर दिया उन्होंने, मिस कर दिया। तो अभी हम्म। इसमें सर कोई कोई एग्जांपल बताएंगे तो उसमें और ज्यादा एक्सप्लेन अच्छे से बता पाऊंगा। तो कॉमन आंसर दिया आपको, कोई एग्जांपल भी जैसे ताकि सर कि हाँ, मोबाइल में हम मोस्टली देखते हैं अपडेट्स आते हैं, लेकिन एक ठीक है। टाइम के बाद वो चाहे वो मार्केटिंग स्ट्रेटेजी हो या जो भी हो, वो अपडेट्स बंद कर देते हैं। तो यानी अगर आप हाँ, में वो सिक्योरिटी अपडेट पैच हर आप चीज की, हम देखिए वो तो मार्केटिंग स्टेज है, लाइफ जो सिस्टम होता है, लाइफ के जो भी हमारे सिस्टम बनते हैं आज की डेट में, हर सिस्टम की कोई ना कोई आईडी डिफाइंड है, ठीक है। तो उस कंपनी का एक पर्टिकुलर टाइम के बाद में अगर हमने लाइफ डिफाइन कर दिया है, तो उस टाइम के बाद उसको खत्म करना ही करना है, ठीक है। अदरवाइज हर आदमी पहले कार खरीद लिया और सालों साल चलाए जा रहा है, पूरी जिंदगी निकाल दिया, ठीक है ना। और हम्म अभी दिल्ली में तो सुना ही होगा आपने कार के बारे में, ठीक है, कि 10 साल से ज्यादा रखने नहीं है किसी को, ठीक है ना, बहुत बवाल मच गया। तो वैसे ही हमारे जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसें हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसों का टाइम टू टाइम कोई क्लोनिंग ना हो जाए, क्योंकि बहुत टाइम के बाद करें तो क्लोनिंग होने की भी संभावना रहती है। और क्लोन होने का जी। मतलब है कि आप अपने डिवाइस से बहुत ज्यादा सिक्योरिटी ब्रीच होने की संभावना बढ़ जाती है। तो इस चीज से जी। बचने के लिए एक लाइफ टाइम उसका डिफाइन किया हुआ है, हर डिवाइस के हिसाब से, उसके अंदर जो सॉफ्टवेयर पड़ा उसके हिसाब से, इस पर मैक्सिमम यहाँ तक इसकी एलिजिबिलिटी है, एफिशिएंसी है, उसके बाद ऑटोमेटिकली वो चीज क्लोज हो जाएगा, उसका सपोर्ट भी बंद हो जाएगा। तो इसके भी मेन रीजन है इसका सिक्योरिटी, और एक टाइम के बाद
कंपनी को भी एक नई चीज लॉन्च करके अपडेट आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि अभी सर अच्छा अच्छा पेटा पेटा बीट पर सेकंड की स्पीड से इंटरनेट आने वाला है। अभी तो हम लोग अच्छा। एमबीपीएस में ही चला रहे हैं, ठीक है ना, हम्म। जीबीपीएस भी चलेगा, लेकिन अब जापान ने बहुत हाल में ही पेटा बीट पर सेकंड की बीट हासिल कर ली है, ठीक है, और क्वांटम उसमें जा रहे हैं। तो डेफिनेटली हमें सारे डिवाइसों को भी उसी हिसाब से तेजी से अपग्रेड करना पड़ेगा। अगर हम अपग्रेड नहीं करेंगे और एक टाइम के बाद इसे अपग्रेड हम्म, करने के लिए हम विवश नहीं करेंगे पब्लिक को, तो फिर वो सिस्टम में हम हम्म, लोग उतना आगे नहीं बढ़ पाएंगे, जो बहुत बड़ा चैलेंज होगा। नहीं तो आपको ध्यान होगा, कोई हम्म, मोबाइल फोन है 10 साल चल रहा है, 5 साल, अब तो हर आदमी 3-4 साल में मोबाइल बदलने की स्थिति में आ गया है, ठीक है। हम्म, तो हम्म, अपडेट का रीजन नहीं है, सिक्योरिटी सबसे बड़ा रीजन तो सिक्योरिटी है, उसके बाद कंपनी का अपना स्वार्थ भी है, वो अलग सेकंड। हम्म। और सर सर जैसे अभी कि कुछ, हर एक क्या सिस्टम का आईपी एड्रेस हाँ होता है या एक बिल्कुल राउटर का बिल्कुल, नहीं आईपी नहीं नहीं एड्रेस? नहीं, कि जो आईपी एड्रेस बेसिकली टेम्पोररी होता है, सिस्टम का जो मेन एड्रेस होता है मैक आईडी होता है। मैक। क्वेश्चन रिपीट करिए, आपका क्वेश्चन है तो मैं सुना ठीक से नहीं, फिर से बोले सर। मेरा कहना है कि क्या कोई हर सिस्टम का आईपी एड्रेस, जैसे कहते हैं ना कि एक हमने कोई आईपी किसी सिस्टम पे हमने चलाया, तो पर्टिकुलर उसी सिस्टम पे खुलती है, फिर वो पता चल जाता है कि हाँ ये यहाँ पर खुल रही है, या हमको दिया उस गया है कि उस इस आईपी आईपी एड्रेस। एड्रेस को पर्टिकुलर मैक से बाइट कर दिया जाता है। आपके कंप्यूटर का जो मैक आईडी है वो फिक्स है, मोबाइल का मैक आईडी फिक्स है, मैक मतलब आईएमई नंबर, ठीक है ना, वो डिफाइंड आईएमईडी। होता है। हाँ जी हाँ, आईएमई हम्म। नंबर या मैक आईडी कह लीजिए, वो हाँ फिक्स हाँ होता है, बात सही। ठीक जी है ना, जी। वो फिक्स है, ठीक है। अगर हम पर्टिकुलर आईपी को उस नंबर से बाउंड कर देंगे, तो उस नंबर हम्म, के अलावा वो किसी से खुलेगा ना, वो पता भी चल जाता है, हमें वो हमको वो सॉफ्टवेयर में प्रोविजन किया जा सकता है कि पर्टिकुलर मैक अच्छा। को पर्टिकुलर नंबर से बाउंड कर दो, ठीक है। हम्म, तो जैसे भी खुलेगा पता चल जाएगा, सेम सिस्टम है, जी। ठीक है हाँ ना, हाँ उसमें बाउंडेड होता है, यस। लेकिन हाँ, आईपी अच्छा अच्छा। डायनेमिक, वो उस केस में आपको स्टैटिक आईपी डिफाइन करनी पड़ेगी। स्टैटिक और डायनेमिक क्या होगा, ये हम अभी जब आईपी का सेशन करेंगे उसमें पूरा इसको प्रैक्टिकली आपको बताऊंगा और ज्यादा क्लियर हो जाएगा, जी जी सर, जी सर। ठीक है ना। ठीक अभी हम सर। सब लोग जो इंटरनेट कर रहे हैं इस टाइम पे, मुझे बताइए कि हमारी आईपी डायनेमिक है स्टैटिक है। ये डायनेमिक है। इट इज डायनेमिक सर। डायनेमिक, डायनेमिक है। हम्म तो डायनेमिक का हम्म। मतलब क्या है यहाँ पे सर? डायनेमिक का मतलब ये है कि हर आदमी के अलग अलग तरीके से वो यूज कर रहा है, यानी हर सब्सक्राइबर जो है वो अलग अलग आईपीस सर को यूज कर रहा है, और सब एक कॉमन उससे जुड़े हुए हैं। नहीं 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 नहीं। सर मुझे जहां तक नहीं। लगता है ये मोबिलिटी से संबंधित है। वी आर मोबाइल, तो ये डायनेमिक हो गया। और जो स्टैटिक आईपी मिलती है सर, वो तो स्पेशली लैंडलाइन पे मिलती है, स्टैटिक लैंडलाइन पर। मैं सर आपको समझा देता हूँ बहुत सिंपल भाषा में, ठीक है ना। एक वाला के चलिए, मैं थोड़ा सा 5-10 मिनट और लेता हूँ, ये भी कंप्लीट हो जाए ना, अधूरा रह जाएगा ये। देखिए सर, ऐसा है कि आप लोग बहुत आसानी से समझ जाएंगे इन चीजों को, क्योंकि आपके सामने लैंडलाइन का बहुत महत्व रहा है, इसमें कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है, ठीक है ना। क्योंकि पहले लैंडलाइन फोन रखना भी बहुत बड़ी बात होती थी, ठीक है। अब लैंडलाइन 3 तरह के होते थे उस टाइम पे, उसे तो सारा चीज समझ में आ जाएगा डायनेमिक स्टैटिक का मतलब क्या है। 3 तरह के लैंडलाइन होते थे, ठीक है। पहला जो लैंडलाइन होता था, जो केवल लोकल कॉल के लिए होते थे उस टाइम पे, क्योंकि घर में अगर केवल फोन रखा है और लोकल कॉल ही कर सकते तो महीने का रेंट 500 रुपए लगते थे। और ये सर 2003 तक, मैं बता रहा हूँ, ये 2003 तक रहा, 2003, ठीक है। उसके बाद कुछ लोग फोन पे एसटीडी सुविधा ले लेते थे, ठीक है। उस पे उनका महीने का किराया एकदम महंगा हो जाता था, एकदम से 3,000 रुपए। और और आईएसडी वाले तो पूछो ही मत, किसी ने घर में गलती से आईएसडी लगवा दिया, ठीक है, तो पहले तो उसका पीवीआर भी लग जाता था, 10,000 रुपये सिक्योरिटी लग जाती थी, ठीक है। और एसटीडी वाला जो चार्ज था वही लगता था, मैडम, जो मंथली जो था, ठीक है। तो आप ये समझ सकते हैं कि घर में लैंडलाइन फोन है और उसकी कितनी इंपॉर्टेंट थी, लोकल एसटीडी उनके रेट के था। ये मैंने आपको इसलिए बताया कि आपका जो सवाल इसी में मिलेगा, और इतना एक्सपीरियंस होगा आप लोगों को, ठीक है ना। तो आज की डेट में तो बहुत न लोकल रहा, ना एसटीडी रहा, ना एसजी रहा, तो सब कुछ बराबर हो गया, ठीक है, क्योंकि ड्यू टू द इंटरनेट का जो हमारा कॉन्सेप्ट शुरू हुआ। लेकिन लैंडलाइन में चूंकि कॉपर वायर था, एक्सचेंज टू एक्सचेंज, एग्जैक्ट टू मेन एक्सचेंज, मेन एक्सचेंज से मुंबई जाना फिर समुद्र में जाना, ठीक था। अब
आदमी तो कुछ लोग ऐसे होते थे जो फोन लगा लेते, क्योंकि फोन भी बहुत ज्यादा नहीं किया जाता था, तो इंसान बहुत समझदार था, बहुत चालू चीज होता है ना, हम लोग बहुत होशियार लोग हैं। ठीक है। तो मान लीजिए अगर मैं उस टाइम पे, हमारे घर में भी हमारे पिताजी ने फोन लगवाया, तो उन्होंने क्या किया था, ये घर का फोन लगाया और उन्होंने सुविधा ले ली लोकल कॉल की। ठीक है। कौन सी ले ली? लोकल कॉल की। अब इसका मतलब ये तो नहीं कि लोकल कॉल ले तो एसटीडी कॉल कैसे करे। ठीक है। तो पहले क्या होता था, बहुत सारे एसटीडी पीसीओ वाले होते थे। ठीक है ना, जगह जगह पीसीओ बूथ खुलता था, होते थे। ये आपके सामने की बात है, कोई ऐसा मैं कुछ नहीं बता रहा हूँ। ठीक है। और ये मान लीजिए मिस्टर ये हैं और ये मिस्टर बी हैं, जो लोकल कॉल ना होके इनके पास जो फोन है वो एसटीडी कॉल है या कुछ और कॉल है जो भी। तो ये जो पीसीओ होता था इसके पास में कई फोन होते थे। ठीक है ना, दो तीन फोन इसके पास होते थे, क्योंकि पीसीओ तो मेन फ्रेंचाइजी की तरह काम करता था, तो इनको दे दिया जाता था फ्रेंड फ्री करके। जो कॉल होते थे उनपे मतलब का प्रोविजन थोड़ा अलग था, तो आराम से मिल जाता था। ठीक है। तो मिस्टर ए को बी से बात करना, क्योंकि इनके पास लोकल कॉल है, एसटीडी नहीं है। ठीक है। तो फिर ये क्या करते थे, इस सज्जन को नंबर मिलाते थे, जान पहचान पी, दो ही तरीका था। या तो टेलीफोन एक्सचेंज मिलाता था, वहां भी सेम व्यवस्था की पीसीओ जैसी, या फिर घर के नियर बाई जो पीसीओ वाला होता था उसको नंबर मिलाता था, और उसको मिला के कहता था भाई मुझे मिस्टर बी से बात करनी है। ठीक है। उन्हें बोलता मिस्टर बी से बात करनी है, राइट। ठीक है। तो फिर ये नंबर मिलाता था, और इसका जो फोन हैंडसेट जो इसके होता था, ये इस तरह का होता था, इंटरकॉम टाइप का होता था। स्पीकर होता था, सुन भी सकता था दोनों की बातें, और जब बात खत्म हो जाती थी तो प्रिंट निकल जाता था कितने का बात किया, और रजिस्टर में उसने मेंटेन कर लिया। जब मिस्टर ए कभी विजिट किया पीसीओ वाले पे, वो पेमेंट ले लेता था। ठीक है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है इसको कहते हैं डायनेमिक। मेरे पास सुविधा नहीं है, मैं पीसीओ वाले के पास गया, पीसीओ वाले ने मुझे एसटीडी कॉल कराया, और अगली बार फिर मिलाया, हो सकता है ये फोन ना होके आपका यहाँ पे हो। तो वैसे ही, और जो अगर आपने यहीं पे सुविधा ले ली तो बीच में रहा नहीं, और सीधा आप कॉल कर सकते हो, सिक्योरिटी भी बढ़ गई। तो सेम चीज इंटरनेट की भी दुनिया है। आपके पास अपना कोई आईपी एड्रेस नहीं है, कहने का मतलब है कि आपका अपना खुद आईपी नहीं। आप पहले अपना कंप्यूटर है, और पहले आप जाते हो जो भी आईएसपी है उसके सर्वर पे जाते हो। अगर यहाँ पे इनका जो सर्वर होता है कंप्यूटर पर नहीं लगा होता, वरना इसके रिकॉर्ड रहते हैं, और फिर आप स्विचिंग सिस्टम पे जाते हो, फिर बात होती है इंटरनेट की दुनिया में। तो हम सबके आईपी एड्रेस डायनेमिक है, जो भी आईएसपी प्रोवाइडर है उसके पास जाएगा और फिर वो बात करेगा। हमारा आईपी एड्रेस चेंज होता रहता है टाइम टू टाइम ऑटोमेटिकली, जब भी बिल्कुल पीसी वाले की तरह। और घर में ही अगर आपने स्टैटिक आईपी ले ली, ठीक है, जो कॉस्टली होता है और लिमिटेड आईपी होता है, सबको नहीं दिया जाता, एक आईपी खरीदने में बहुत खर्चा लगता है, बात करेंगे। ठीक है। इस केस में डायरेक्ट स्विच से जुड़ा होता है, और स्विच से फिर वो डायरेक्ट फिर वो इंटरनेट की दुनिया से जुड़ा होता है। तो हम जितना बात कर रहे हैं, हमारे यहाँ पर दो तीन हो गए। एक तो देखो आपके अगर मान लो घर में वाईफाई से भी जुड़े हैं ना, ठीक है, ये आपका मोबाइल फोन है, और अगर आप वाईफाई से भी जुड़े हो, ठीक है, तो ये पहले यही खुद भी लोकल में भी आईपी देता है, और ध्यान होगा सर ज्यादातर कंप्यूटर में 192.168 ऐसे करके देता है। ठीक है। फिर ये स्विच भी फिर एक्सचेंज के अंदर जहां से भी आईएसपी है उसके पास में सर्वर पे जाता है, तो यहाँ एक मेन आईपी होगा। और चेक करना बहुत आसान है। देखिए मैं आपको एक चीज बताता हूँ, लाइव दिखाता हूँ मैं आपको। आपको अपना आईपी चेक करना है, तो जो आपका लोकल जो मोबाइल पे जो आईपी आएगा ना वो बिल्कुल मैच नहीं करेगा। आपको रियल आईपी चेक करना है, तो सीधी सी बात है, आप ऐसे चेक कर सकते हैं। आप बहुत आसान है, वाटी कहीं भी क्लिक करिए, और यहाँ पे सिंपली टाइप करिए, कुछ भी लिख सकते हैं, व्हाट इज माई आईपी। ये मेन आईपी है, और मेरे मेरे वाईफाई से, ठीक है ना, चेक माई व्हाट इज माई आईपी। ठीक है। तो ये मेरे कंप्यूटर चेक करेंगे, तो ये मेरे आई और मेरे आप अपने कॉलेज की देखिए मेरा आईपी ये। ठीक है ना, आईपी भी देखो, ये देखो 107, दिस इज बीएसएनएल टेलीफोन आईपी आ गई ये। आईपी भी इसके बारे में डिस्कस करूंगा मैं, लेकिन जो मेन आईपी अभी भी हमारी यही है, तो ये आईपी। तो अगर आप अपने कॉलेज में, देखिए पूरा आ गया, देखिए सारी चीजें आ गई। ठीक है। अगर आप अपने कॉलेज में हैं और सभी लोग इंटरनेट कर रहे हैं कॉलेज के वाईफाई से, ठीक है ना, तो और सभी मोबाइल पे डाल के देखें व्हाट इज द माई आईपी, सबका आईपी एक आएगा। क्यों?
वो पीसी वाला आपका इंटरनेट करा रहा है पूरे कॉलेज का। मेरी बात समझ में आई सर? यस सर, यस सर। समझ में आ गई ना? ठीक है ना, जी 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 क्योंकि जी जी। आईपी एक आप लोकल में आपके मोबाइल फोन पे लोकल आईपी अलग दिखाएगा, वो अलग चीज हो गई। लेकिन आप सभी को हम्म, क्यों वो उस आईपी से दुनिया से नहीं जोड़ सकते। दुनिया जुड़ना, आप एक किसी पीसी वाले की तरह जुड़ो, यानी आईएसपी से जुड़ो, वो आपको इंटरनेट करा रहा है। तो कैंपस के अंदर जितने भी लोग, अगर मान लो कॉलेज के अंदर हैं और सभी लोग चाहे लैन केबल से जुड़े हों या फिर वाईफाई से जुड़े हो, जस्ट ये जो मैंने डाला सिंपल डाल के देखो, सबका आईपी एक ही आएगा। क्यों? हम्म, एक ही पीसी वाला है, वो सबको ले जाके इंटरनेट करवा रहा है, आपकी लोकल में बांट रहा है। ये मैं प्रैक्टिकली करा के भी दिखाऊंगा आपको पैकेट ट्रेसर के ऊपर डैश होके। तो मेरा जो इंटरनेट है IPv4, ये मुंबई वाला जो है यहीं से बटा, और आईपी लिमिटेड है 176। ये इतने ज्यादा आईपी नहीं है। इसको मैनेज किया गया, कैसे किया गया? तो मेरा जो कल का सेशन होगा, हम लोग इस पे आईपी एड्रेस को और अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। मैं अपने से बताऊंगा जो मुझे बेस्ट पॉसिबल हो सकता है, और बिल्कुल उस भाषा में जिसमें मुझे बहुत इंजीनियर की जरूरत नहीं, कोई आम साइंस वाला भी समझ जाएगा। ठीक है सर? मतलब मैं अपनी कोशिश पूरी कर रहा हूँ, कितना सफल हो रहा है इसका रिपोर्ट तो आप बताएंगे सर। नहीं, सही से यस सर। सर। तो आज का सेशन ओवर करें? जी सर, जी। ठीक है सर, और नहीं कोई क्वेश्चन या डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, कोई नहीं। अदरवाइज गुड नाइट, अगेन सी यू ऑल टुमारो। गुड सर, गुड बहुत नाइट अच्छा सर, सेशन गुड रहा सर, नाइट। थैंक यू सर। हाँ सर, एक थोड़ा रिक्वेस्ट और है कि 21 तारीख में लोगों ने क्वेरी तो किया है, वो पढ़ना चाहे, उनके मन में जो डाउट है दूर कर दीजिए कि भाई पढ़ लो। कोई ऐसी चीज मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ कि जो उनके समझ में ना आए, वो घबरा रहा है, कुछ लोग ऐसे भी हैं। ठीक है ना? ठीक है सर, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू। गुड नाइट।